अक्सर कहा जाता है दिल की सुनो दिल की करो। और हमारे कल्चर में, भारत में, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो केवल दिल नाम से कुछ नहीं तो 250 फिल्में हैं जो पिछले 25 साल में आ चुकी है। दिल चाहता है, दिल तो पागल है, दिल धड़कने दो। आखिर ये दिल चीज क्या है? एक तरफ तो हम बात करते हैं ये दिल चीज क्या है, दूसरी तरफ यही दिल कई बार बहुत कष्ट देके जाता है। भारत में आज की तारीख में एक वर्ष में करीब करीब 30% ऑफ डेथ्स इसी दिल की बीमारियों के कारण होती हैं। आज दिल को समझने के लिए, सुलझाने के लिए, कहा जाता है ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, तो एक दिल वाले हैं हमारे बीच, लीडिंग कार्डियक सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, 30,000 surgeries and the head of cardiac in Max Hospitals. We have with us Dr. Rajneesh Mehrotra. Hello, good morning. Sir, it's a pleasure to have you. And ये पहले तो ये सुलझाइए आज आप, ये जो कहा जाता है कि भाई दिल की सुनो, दिल टूट गया है, दिल धड़कने दो, ये दिल का कुछ है भी या ये फिल्मों ने और शायरों ने ही बना दिया है? आई थिंक अगर हम इसको सोचें तो फिल्मों और शायरों ने ही बनाया है। अच्छा। एक दिल जो कहते हैं ना, एक बॉडी की आत्मा है जो कि सब चीज को समझती है और हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। और जो दिल, अगर हम एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो दिल एक मैकेनिकल पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है ताकि वो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स अपना काम कर सके। तो आपने एक शब्द में जितने जो आशिक है ना, जो कहते हैं मेरा दिल टूट गया, और ये उनके ऊपर आपने पानी फेर दिया। इट इज जस्ट अ मैकेनिकल पंप फॉर पंपिंग ब्लड। सॉरी गाइस, दैट इट इज नॉट कि आपका दिल टूट गया, दिल आपका है। दिल अगर टूट गया तो आप बचोगे नहीं, पंप है वो एक। प्लीज 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 कैरी ऑन। तो ये मैकेनिकल पंप का काम है ब्लड को पंप करना, जो कि 1 मिनट में आमतौर से 70 से 80 बार बीट करता है, ताकि बॉडी का ब्लड जो है वो ब्रेन में, किडनी में, लिवर में, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच सके, ताकि वो लोग भी अपना काम सही से कर सके। तो इज टोटली अ मैकेनिकल पंप मेड ऑफ मसल। बेसिकली हार्ट इज अ मसल सो विच पंप्स नॉन स्टॉप, जो कि लगातार काम करती है जब तक आदमी जिंदा रहता है। करेक्ट सर। मैं इसको ना, पूरा आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज जिस तरह की डेथ्स हो रही हैं हार्ट से रिलेटेड, मैं बिल्कुल बेसिक से समझना चाहूँगा ताकि कई फैमिलीज भी देख रही हैं इनको, दे अंडरस्टैंड एंड गेट टू नो क्या कर सकते हैं हम टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेज, व्हाट एक्चुअली इज अ हार्ट डिजीज। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने शुरुआत करी कि हार्ट इज एक्चुअली अ पंप दैट पंप्स ब्लड। तो ये पंप जो चल रहा है ये कांस्टेंट चल रहा है, 24/7 चल रहा है। हाउ डज दिस वर्क एंड इसकी सप्लाई कहाँ से आती है? लाइक व्हाट हैपेंस रियली विद द हार्ट? तो हार्ट बेसिकली ऑटोनॉमिक मसल जो कि अपने आप चलती है जी। और हार्ट की सप्लाई भी हार्ट से ही आती है। तो उसमें जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसमें ब्लड जाता है, तो कि वो जब ब्लड जाता है तो हार्ट अपना पंप करता है, ताकि इट्स लाइक अ लूप। इट्स लाइक अ लूप। यस, आप ये कह सकते हैं कॉर्नरी आर्टरीज जो है हार्ट की सबसे पहली आर्टरीज होती है। तो सबसे पहले हार्ट अपने आप को देखता है, तो कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लड जाता है ताकि कॉर्नरी आर्टरीज अपना ठीक काम कर सके और जिससे हार्ट अपना ठीक काम कर सके। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ट की डिजीज सबसे ज़्यादा अब आज की डेट में भी, आज में भी सब इज नंबर 1 किलर, सबसे ज़्यादा उसी की वजह से डेथ होती है। तो यही कॉर्नरी आर्टरीज में जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और बाकी डेब्री सब उन आर्टरीज को बंद कर देता है। सर एक पाथवे है, मैं अगर इसको सरल शब्दों में समझूं, एक पाइप है जो कि हार्ट तक जा रही है, हार्ट को भी सप्लाई दे रही है ताकि हार्ट बाकी सबको भी पंप कर सके ब्लड। करेक्ट। एंड उसी आर्टरी में जैसे हमारे प्लम्बर्स होते हैं कि भाई एक पाइप में ब्लॉकेज आ गई एंड क्लॉग हो गया सिंक, कुछ इस तरह की चीज होती है। बिल्कुल उसी तरह का हम लोग अपनी भाषा में प्लाक कहते हैं। प्लाक का मतलब है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल, कुछ ब्लड की सेल्स, कैल्शियम और वो सब चीज मिलके एक तरह से धीरे धीरे उस रास्ते को बंद करना शुरू कर देते हैं और वो जो चैनल है, वो जो पाइप है, चोक हो जाता है। राइट। तो वो जब चोक हो जाता है तो एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। जब वो छोटा होता है, मतलब कम है, 50-60% है, तो कभी कभी वो सडनली बस्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, अनस्टेबल होता है। तो वो अनस्टेबल जब होता है, सडनली ब्रेक करता है, तो उससे भी हार्ट अटैक आता है। और अदरवाइज वो क्रॉनिकली धीरे धीरे उसमें 10%, 20%, 30% ऐसे बढ़ता
पूरा जब बंद हो जाता है तो वो पूरी तरह से हार्ट अटैक आता है। बट आपको सब सरप्राइज होगा, जो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है 2 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। 2 साल का बच्चा जब पैदा होता है, उसमें ये प्लाक बनना शुरू हो जाता है और वो धीरे 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 बिल्डअप होता जाता है। अगर हम अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने को शुगर को कंट्रोल करके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, स्ट्रेस को देख के अगर हम इसको कंट्रोल कर ले जाते हैं तो ये हम लोग कहते हैं मॉडिफाइबल चीज़ें, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो अगर इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम उस स्टेज में नहीं पहुंचते कि हार्ट अटैक हो। ओके, आई थिंक जो मैंने समझा अभी तक, द वर्स्ट थिंग इज यू डोंट गेट टू नो दिस जब तक बहुत ब्लॉकेज ना हो जाए। तब तक आपके नलका भी चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। जब बहुत ब्लॉकेज हो जाती है तभी एक बत्ती जलती है कि ये दिस इज सीरियस नाउ। तो वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्लोली स्लोली एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होती चली जाती है। और जब एक क्रिटिकल स्टेज पे आ जाती है, जिससे या तो पेशेंट को एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है, थोड़ा सा चले, थोड़ा सा एक्सरसाइज करी, स्टेयर्स पे गए, सीढ़ियाँ चढ़ी, तो उससे चेस्ट पेन या भारीपन होने लगा, बाजू में भारीपन आया, पसीना आने लगा, चेस्ट में भारीपन लगा, जिसको हम लोग सरल भाषा में एंजाइना कहते हैं। तो ये होने लगा। या फिर सडनली ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक था सडनली बस्ट कर गया, तो एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर पाइप के अंदर सपोज 60% ब्लॉकेज है, कहीं से कोई ब्लड क्लॉट आके बैठ गया और उसने उसको पूरा 100% बंद कर दिया, तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। सो एक तरह से व्हेन वी से हार्ट अटैक, व्हाट डज इट मीन कि द हार्ट, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द हार्ट इज नॉट गेटिंग द ब्लड? इज दैट हाउ इट इज? दैट्स राइट, बिल्कुल करेक्ट। हार्ट अटैक का मतलब कि वो आर्टरी बंद हो गई, वो नस जो बंद हो गई, उसके अंदर से आगे ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो वो उस मसल को, हाँ, जो हार्ट की उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। सो व्हेन वी से अ माइनर हार्ट अटैक और अ मेजर हार्ट अटैक, इज इट डिपेंडेंट ऑन द पोर्शंस कि कितने पोर्शन को नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड प्रॉपर्ली? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में हार्ट की मेन आर्टरीज, जिसको हम लोग लेफ्ट मेन एलएडी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज आता है तो जनरली हार्ट अटैक मेजर होता है। ओके। और अगर दूसरी आर्टरीज, हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, एलएडी, सर्कमफ्लेक्स एंड राइट कॉर्नरी, दूसरी आर्टरीज में होता है तो जनरली माइनर होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, किसी की वजह से भी हो सकता है, बट मोस्टली इस तरह से होता है। तो मेजर का मतलब कि अगर हार्ट की मसल को काफ़ी डैमेज हो गया, ओके, 10-20% से ज़्यादा डैमेज है, तो उसको हम लोग मेजर कहते हैं। या फिर हार्ट अटैक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन मतलब हार्ट की अगर मसल बंद हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि हार्ट की मसल इतनी वीक हो जाती है वो रप्चर कर सकती है। हार्ट के अंदर एक सेप्टम होता है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक दीवार है 2 चैम्बर्स के बीच की, उसमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं गई तो वो एरिया जो है वो इन्फाक्ट हो जाता है, उतने में हार्ट की ब्लड मसल डेड हो जाती है। तो वो मसल डेड हो गई तो उसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। और बहुत समय हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि जो मसल जो हार्ट की डेड हो जाती है वो हम लोग को एरिथमिया कर सकती है। एरिथमिया मतलब कि हार्ट की रिदम, जो हार्ट नब्ज हमारी ठीक वो चल रही है, वो नहीं ठीक चलती, मतलब इरेगुलर बीट्स, दैट्स राइट। कभी टैकीकार्डिया इज ज्यादा तेज, कभी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, या हार्ट की बीट इतनी स्लो हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से कि वो अपने आप का ही मतलब पूरी बॉडी को ब्लड दे ही नहीं पाती और अपने को भी नहीं दे पाती, तो हार्ट की रिदम बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो ये हार्ट अटैक का एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन है कि एरिथमिया या हार्ट की नब्स को चेंज होना, या फिर यही कि हार्ट की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाना, वेंट्रिकुलर रप्चर या वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाना कि जो हार्ट की मसल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, 10% से ज़्यादा डैमेज हो गई है, दैट इज अ मेजर हार्ट अटैक। तो सर बिल्कुल उस पर चलते हैं हम। व्हेन यू से कि आर्टरी में ब्लॉकेज आई, व्हाट आर द कॉजेज जो आर्टरी में ब्लॉकेज आती है? आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया, इज इट कोलेस्ट्रॉल में भी लाइक दिस से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, द अदर इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल? क्या है इस पे जरा थोड़ा सा आप बताएं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जी, HDL जिसको कहते हैं, और LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। राइट। LDL जो होता है मतलब आज की हम लोग कहते हैं कि 100 से कम होना चाहिए, एक आम व्यक्ति का 100 से कम होना चाहिए। और जो लोग हाई रिस्क पे हैं,
जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की, उनका 50 से कम होना चाहिए। लेटेस्ट गाइडलाइंस ये कहती है 50 से कम होना चाहिए एलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल है। एंड कोलेस्ट्रॉल जब हम बोलते हैं सर, कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द बॉडी, करेक्ट? इट्स नीडेड फॉर द ब्रेन। हाँ, सो कहते हैं ना, दिल और दिमाग की लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। सो एलडीएल इज नेसेसरी, कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी बेसिकली। एंड इसको फिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन फिर हम डाइट से जोड़ते हैं कोलेस्ट्रॉल से। जितना आप ऑयल या सैचुरेटेड फैट्स हम लोग कहते हैं, करेक्ट, सैचुरेटेड फैट्स जिसके अंदर कि जो कि जाके डायरेक्टली ही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होंगी और उसको ब्लॉक करेंगी आर्टरीज को। आपको बताएं कि केरल में सबसे ज्यादा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है हिंदुस्तान में। अच्छा, उसका क्या रीजन है? वो दे टेक कोकोनट ऑयल, दे कुक फूड इन कोकोनट ऑयल, एंड दैट कोकोनट ऑयल हैज गॉट मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट्स। ये मुझे आपसे एक पूछनी थी सर, कई हम लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, बड़े स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। वो पहले तो हेल्दी ऑयल बोलते थे जी, अब हेल्दी ऑयल नहीं बोलते हैं, अब एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि कुछ ऑयल लेने से हार्ट अटैक हो रहा है, हल्के से एम्बुलेंस का म्यूजिक चला देंगे कुछ, और कुछ में पूरा परिवार साथ बैठा हुआ है। इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेल्दी ऑयल? हेल्दी ऑयल मींस लाइक जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम होंगी, हाँ, तो वो हेल्दी ऑयल। बट नथिंग इज कंप्लीटली हेल्दी, नथिंग इज कंप्लीटली हेल्दी। जितने भी ऑयल्स हम लोग सोचते हैं और कहते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल में सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट of all the oils or fats we consume. But ऐसा कोई नहीं है कि we can say that okay, none of them, और किसी में भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सब में है, सब में saturated fats है, सब में मतलब मात्रा कम और फर्क है। So one is oil sir, बाकी which are the other risk factors? Foods, जैसे मैं खाने पे ही अगर फोकस करूं, क्या चीजें are not good for the heart? मैं कहूँगा आजकल जिसे हम लोग कहते हैं जंक फूड या फ्राइड फूड, बिकॉज दैट इज अगेन ऑयल में फ्राइड हुआ है, अगेन ऑयल में फ्राई हुआ है। जी, जैसे फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दिस व्हिच हैज डीपली इमर्स्ड इन ऑयल, जो कि बिल्कुल ही डीप फ्राई होके आती है। सो दे आर वन। दूसरा हमारा जो है रेड मीट जिसे हम कहते हैं, right red meat means like lamb and beef and all, they have got very high concentration of cholesterol. So वो भी मतलब that's a very high risk factor. So this debate जो चलती है हमेशा veg versus non-veg and this entire debate, so there is reality to it कि non-veg is not that friendly to the heart? I would say chicken and fish, yes, they are, but yes, red meats are not. Red meats are like लोग बहुत स्टेक खाते हैं आजकल, आई फील देख नया फैशन है। आई वेंट टू द स्टेक हाउस कि यहाँ गए, स्टेक खाया। स्टेक बेसिकली इज रेड मीट, बीफ मतलब या रेड मीट है, उसमें बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड अगर आप विदेश में ट्रेवल करते हैं, यूएस एंड ऑल, दे हैव गॉट स्टेक हाउसेस ऑल अराउंड, सो दे आर वेरी हाई रिच इन आई मीन कोलेस्ट्रॉल। So what should one actually eat? फिर यही बात आ जाती है, natural foods is what natural foods, natural foods, right? More greens or more colorful your plate is, correct, more healthy you are. Yeah. So I think it should be a balanced thing. It should be a balanced thing. Yeah. And like when we talk about drinks, so is alcohol not good for the heart? Alcohol, yes. I mean alcohol अगर हम true size में देखें तो वो कहते हैं it's a myocardial depressant. हार्ट के फंक्शन को कम करता है। तो अल्कोहल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये बोला, हाँ रेड वाइन आप पी सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए ठीक हो सकते हैं, बट जो बाकी अल्कोहल हैं वो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट हैं, तो वो करते हैं। और अगर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट भी अगर कहीं मतलब कुछ स्टडीज ने शो किया है, दे से 60 ml ट्वाइस ए वीक, जो कि लोग वहाँ पे रुकते नहीं है। 60 ml हफ्ते में 2 बारी, तो मतलब कहाँ, मतलब जो अल्कोहल के लिए मतलब कहते हैं ना डिपेंडेंट है, तो वो तो वहाँ नहीं रुकेगा। एंड आयरॉनिकली जो लोग कहते हैं ना हमारा दिल टूटा है और हम गम इसी में बहा रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो और तोड़ के खत्म ही कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। सो अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर द हार्ट, दैट्स वेरी क्लियर। रेड मीट इज नॉट गुड फॉर द हार्ट। एंड स्मोकिंग, फ्राइज, स्मोकिंग, आई वाज जस्ट अबाउट टू कम टू दैट। Tobacco in any form is dangerous for the body.
व्हाट हैपेंस? टोबैको से ऐसा क्या होता है? टोबैको जो है to ना, know. उसमें हाँ. जो निकोटीन है वो जी, सीधा हमारी सेल्स को, हमारी जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग जिसको हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, जी. उसको डायरेक्टली डैमेज करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन करता है. अच्छा. तो उसको जब इन्फ्लेम करता है तो जो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें हैं, जहाँ वो लाइनिंग स्मूथ ना रह के इरेगुलर हो जाती है, तो वहाँ पे वो एक उसकी जगह नाइडस बनने के लिए, उसको रोकने के लिए जगह बना देता है. तो वो इन्फ्लेमेशन जो होता है, दैट इज़ वेरी बैड. एंड स्मोकिंग एज सच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट लीडिंग फैक्टर्स विच इज़ सरप्राइजिंगली अ मॉडिफाइबल थिंग, जो कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे आपको मतलब हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए. तो डॉक्टर रजनीश, आपको मैं बताऊं, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सम ऑफ देम कम अप विद दिस एग्जाम्पल कि अरे ये वाला व्यक्ति चेन स्मोकर है, सब कुछ है, और ये दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल हेल्दी था, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मस्त घूम रहा है. तो हाउ डू यू आंसर समथिंग लाइक दिस? कुछ चीज़ें तो देखिए, जो भी मैंने आपको बताई हाँ. कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये हम लोग चीज़ ये कंट्रोल कर सकते हैं. जी. हम लोग उसको मॉडिफाइबल रिस्क कहते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर अनमॉडिफाइबल, कि जो चीज़ों के साथ हम पैदा हुए हैं, करेक्ट, हम लोग अपने जीन्स के साथ, डीएनए के साथ पैदा, जेनेटिक्स, yeah. तो वो डीएनए मैं नहीं चेंज कर सकता अपना. जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया वो डीएनए है. सो ये जेनेटिक है काफी, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज्यादा है. फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी को, अगर मेरे पेरेंट्स को दोनों को हार्ट अटैक हुआ तो मुझे होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए आई हैव टू बी मोर केयरफुल. आई हैव टू रियली रियलाइज दैट आई एम अ वल्नरेबल पर्सन, कि मेरे को रिस्क है और मुझे इसके लिए कंट्रोल करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, ताकि ये मुझे ना हो आगे आने में. सर आज की डेट में ना, देयर इज जो बज आई हार्ट अटैक्स के अंदर, स्पेशली पिछले 2-3 साल में आई, एंड एक ग्रोइंग अवेयरनेस बढ़ी आफ्टर द डेथ ऑफ फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला. ही वाज जस्ट 40, extremely fit, at least that's what we know. He was working out in the gym, a very regular person, very fit, up to date lifestyle, and suddenly he had a heart attack and it led to his demise, unfortunate demise. तो उससे लोगों को लगा कि हम क्या करें इस चीज़ के लिए, और ये बढ़ता जा रहा है amongst young people. It is unbelievable जो डेथ्स हो रही हैं. आप क्या देखते हैं, इसका क्या रीजन है? Does stress have a direct relationship with बिल्कुल, it? लाइफस्टाइल, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, वो हम लोग कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, पर्सन हु इज एंग्शियस ऑल द टाइम. मतलब कुछ भी चीज करने में इतनी ज्यादा एंजाइटी का मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, बायोलॉजिकली हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है ये? जब एंजाइटी होती है क्या होता है? हमारे एंडोर्फिन्स, हमारे जो पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, जो हार्मोन्स एक तरह से कह लीजिए, वो बढ़ जाते हैं, और वो जो कि हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स. बिल्कुल. ओके. तो वो हमारे हार्ट के ऊपर असर डालते हैं, जिससे हार्ट अटैक के लिए हम लोग और ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं. और जैसे हम लोग ये कह रहे हैं ना कि जैसे यंग लोग हैं, राइट, तो यंग लोग आजकल जिम में जाते हैं. कुछ लोग जो है ना, सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, जिम में जाएंगे, दे वांट टू बिल्ड देयर मसल्स, they're not doing cardio exercises, so they are just doing I mean whatever they want to make their body बनाने के लिए high proteins and shakes and all, without realizing कि उसमें कितना healthy चीज़ है. तो वो करते हैं, साथ में वो मतलब कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर रहे. सो दे शुड बी डूइंग कि हाँ, आपने आधा घंटा ट्रेडमिल किया, स्टेपर किया, जो साइकिलिंग करी, because it gets your heart to pump more blood, right? That's the exercise of the heart actually. That's why it's called cardio, है ना? and लोग क्या करते हैं, गए अपना वेट्स लिए, सब कुछ किया, तो उससे मतलब मसल स्ट्रेंथ तो बनाई, but the heart beating that hasn't been regulated. करेक्ट. सो एंड फिर कई लोग जो वल्नरेबल हैं, जैसे लेफ्ट मेन आर्टरी होती है जिसमें ब्लॉक है जी, तो जो कि नहीं पता लगता, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है. और जैसे मैंने बताया, जो सडन डेथ होती हैं जी, जो कॉर्नरी आर्टरी की वजह से होती है, जो प्लाक रप्चर हो जाता है. जैसे जरूरी नहीं है किसी को 90% ही ब्लॉक होगा तो हार्ट अटैक होगा, तो 50% भी अगर किसी को ब्लॉक है और वो प्लाक जो है अनस्टेबल है और वो फट गया एकदम, तो सडनली कहते ना, रोड ब्लॉक होगी, ज्वालामुखी फट गया, ज्वालामुखी फटा, उसने उस नस को बंद कर दिया, एंड अ पर्सन कैन गेट एन हार्ट अटैक. सो एक चीज़ है हार्ट की, हम उसके बारे में बात ही कर रहे हैं ना, कहते हैं रूल ऑफ 40, कि 40 क्या है ये? एनीबडी हु इज लाइक
एज ऑफ 40 साल के व्यक्ति को अगर वो रूल ऑफ 40 फॉलो करता है तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम कर सकता है। तो 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना हर साल अपना एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पूरा मेडिकल चेकअप एक फिजिशियन को दिखाएं, MBBS डॉक्टर ही हो, MD हो, उनको दिखाएं। नंबर 2, अगर 40 मिनट रोज वॉक करें, 40 मिनट रोज वॉक करें, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, अगर आप नहीं तो 40 मिनट एक साथ नियमित रूप से करें। उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये नहीं कि हाँ आज किया फिर हफ्ते भर बाद किया फिर। जी। तो 40 मिनट वॉक करें। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा आता है, अगर उस कोलेस्ट्रॉल को आप 40 कम कर लें, मीन्स किसी का 240 है, अगर उसने 200 कर लिया, किसी का 200 है उसने 160 कर लिया, और 160 से आपने 120 कर लिया, तो आपका 50% रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आप 40 का, सो दिस रूल ऑफ 40 40 साल के उम्र के बाद सबको फॉलो करना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं, जैसे मैंने बताया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को है हार्ट अटैक, या पेरेंट्स को किसी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, सो दे शुड वेरी थॉरोली फॉलो दैट। दैट्स वाई जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, दे वांट देयर एम्प्लॉयज टू गेट चेक्ड एवरी ईयर, so that they can just find out all the risk factors, and if they are right. correctable things, they should correct it. शुगर है, डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करें। डायबिटीज और हाइपरटेंशन की अक्सर बात आती है इसके ऊपर, दैट इंक्रीजेस द रिस्क, करेक्ट, because when we say blood pressure, so that is the pressure on your veins, on the arteries basically, वो उसमें जितना प्रेशर से वही है, प्रेशर ज्यादा होगा ना एक पाइप के अंदर, तो उतना उसके फटने के, उसके इन्फ्लेमेशन के, उसके ज्यादा। डायबिटीज का क्या रीजन होता है? डायबिटीज जो शुगर है, हाँ जी, वो भी हमारी जो इनर लाइनिंग को डैमेज करती है। अच्छा, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे कैल्शियम, वैसे ही शुगर भी वही हमारी जो इनर लाइनिंग, एक इनर लाइनिंग जो हमारी ब्लड वेसल्स की है ना, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो अगर इंटैक्ट रहेगी तो ब्लड स्मूथली जाता रहेगा, अवे फ्रॉम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, अवे फ्रॉम ज्यादा प्रेशर, अवे फ्रॉम ज्यादा शुगर, अगर मैं लेमैन भाषा में। और शुगर जो है वो एक इन्फ्लेमेशन की तरह काम करती है, इन्फ्लेमेशन से फिर अगेन वो एंडोथेलियम को डैमेज करती है। भाई एक स्मूथ है पाइप जिसमें पानी या जो भी है वो लिक्विड आराम से जा रहा है, अब इरेगुलर हो गया तो वहाँ पे स्टेगनेट करने का, रुकने का पानी के या कहीं भी उसका डर रहेगा। तो वही हमारी ब्लड वेसल्स के साथ है, अगर वो स्मूथ लाइनिंग जहाँ डैमेज हो जाती है तो उसमें फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ डिपॉजिट होने लगती हैं, और जब एक लिमिट पे पहुँच जाती हैं तो इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। तो सर 30,000 सर्जरीज, मतलब 30,000 दिल आपने देखे हुए हैं? हाँ, दिल तो ज़्यादा ही देखे होंगे, बहुत से भी ज़्यादा देखे होंगे, 30,000 को तो आपने ठीक किया है। हाँ जी। तो दिस इज सम एक्सपीरियंस, मतलब इस एक्सपीरियंस की ज़रा हम शुरुआत पे अब जरा जाते हैं कि आपके दिल ने कैसे चुना ये रास्ता। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी गाजियाबाद से स्टार्ट होती है, गाजियाबाद में, आई बॉर्न गाजियाबाद, करेक्ट। मेरे फादर एडवोकेट थे, मदर प्रिंसिपल थी एक स्कूल में। तो उन लोगों ने शुरू से, जैसे हम हुए ना, तो बोला कि भाई एक भाई डॉक्टर बनेगा, दूसरा वकील बनेगा। सो आपके पास करियर ऑप्शन नहीं थी। आजकल तो सब लोग करियर ऑप्शन नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। दिल की नहीं सुनी इन्होंने, अपने ही दिल की पहले ही बोल दिया था कि भाई यही है। तो हमारे पास चॉइस नहीं थी कि आपको भाई डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बनना था। जो भी आप कहें, मतलब 30,000 सर्जरीज लेटर, वी हैव टू थैंक देम। सही सोचा। तो डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए अच्छा जो भी है PMT, CPMT उस समय एक टेस्ट होता था, वो जैसे जो आजकल नीट कहते हैं जिसे हम लोग, तो हमारे पास एक ही एम था कि हमें उसी के लिए पढ़ना है, उसी के लिए करना है, तो वही किया। उसके लिए you cleared one of the top colleges, KGMC लखनऊ, correct, which is my alma mater, where मैंने जहाँ से MBBS MS किया। तो वहाँ उसमें था, उसमें सिर्फ टॉप के 90 लोग आते थे। हाँ जी। उस समय मेरे को याद है जब हमने दिया तो 2.5-3 लाख लोग उस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, जिसमें से 90 लोगों के अंदर आपको आना है, तो यू गेट दैट, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो मेहनत करी, फॉर्चुनेट थे, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पे एक ये था कि एक कल्चर था, बिकॉज वहाँ पे सब टॉप के ही लोग जब आप वहाँ पहुंचे तो यू रियलाइज्ड कि डिसीजन सही लिया, सही जगह पे हूँ। हाँ, डॉक्टर बनने का सही से डिसीजन था। उस समय ये नहीं पता था, एक हमें ये पता था कि हमें सर्जन बनना है,
ये नहीं पता था कि कार्डियक सर्जन बनेंगे कि क्या करेंगे। सर्जरी में आपका इंटरेस्ट सर्जरी में इंटरेस्ट शुरू से वो किस वजह से था? लाइक यू ऑलवेज बिलीव्ड कि कैसे करता है, हैंड्स ऑन अप्रोच हैंड्स ऑन कि मुझे लगता है एक अंदर से फीलिंग होती है ना कि हाँ मैं सर्जरी कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे काट पीट के लोगों को ठीक कर सकता हूँ। मैंने एक चीज देखी सर, आई डोंट नो, आप करेक्ट कर सकते हैं, जनरली जो मैंने सर्जन्स देखे, अभी हम लोगों ने बीच में एक और भी सर्जन के साथ किया था, दे हैव हैड अ बैकग्राउंड समवेयर इन स्पोर्ट्स या समथिंग टू डू विद हैंड्स। आपका भी कुछ ऐसा था या नहीं? आपका इंटरेस्ट था? नॉट इंटरेस्ट था कि हाँ हमें सर्जन बनना है। ओके। सर्जरी में गए, सर्जरी हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीसी दुबे, तो हु वाज अ रिनाउंड सर्जन एट दैट टाइम। ओके। हमारे तो वो हमेशा एक चीज कहा करते थे कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। कि बेटा टॉप के लिए सोचो, ये मत सोचो कि बीच में रास्ता रुकेगा। माउंट एवरेस्ट की टॉप पे आज भी खाली जगह है। क्या बात है। तो आपको उसके लिए एम करना है, रास्ते में नहीं रुकना है, तो यू एम फॉर दैट। उन्होंने एक दिखाया कि एक जील है तुम एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो और एक तुम्हें मेहनत करके वहां पहुंचना है, उसके लिए एम करो। तो उन्होंने दिया। फिर हमने मतलब जैसे जैसे आगे एग्जाम देते रहे, करते रहे, देन I selected cardiac surgery because उस समय I did in 1989। उस समय cardiac surgery इंडिया में डेवलप हो रही थी। तो 89 से 92 तक मैंने MCH किया। तो उस समय जब cardiac surgery डेवलप हो रही थी, it was a something developing branch जिसका मतलब किसी को भी नहीं पता था कहाँ पहुँचेंगे, बट अभी उस समय शुरू हो रहे थे। It was the interest, so I got the interest in that। I remember I was reading about it, so I came to know कि 1968 में शायद पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई। Yeah, that's right। And it became the headlines कि there is an open heart surgery happening। So we've come such a long way। अगर पिछले 50 साल में बात करूं, 50 भी छोड़े, अगर पिछले 20 साल में बात करूं, हाँ बिल्कुल सब चेंज हो गया। एंड आप इस चेंज के सेंटर पे रहे हैं। You've seen from a ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स कैसे correct। मैं कहूँगा मेरा करियर जो है जी कार्डियक सर्जरी के साथ साथ ही डेवलप हुआ। Exactly, that's why जैसे आप कार्डियक सर्जरी डेवलप हुई वैसे वैसे हम भी सीखते रहे। तो हमें जरा बताइए भी, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड 30 years back, हाउ वर थिंग्स एंड नाउ हाउ डिफरेंट इज द वर्ल्ड? 30 years बैक देखिए, मैं बताऊंगा जब हमने कार्डियक सर्जरी शुरू करी, तब कार्डियक सर्जरी में अगर सक्सेसफुल होते थे तो इट वाज एन अचीवमेंट कि आज हमने ओपन हार्ट सर्जरी करी और मरीज हमारा बच गया। अच्छा। और आज उसका बिल्कुल उल्टा है। मैंने आज ओपन हार्ट सर्जरी करी और अगर मेरे मरीज को 1% मरीज को भी कुछ हो जाता है, देन वी ऑल आर शैटर्ड कि 100 में से 1 को भी क्यों कैसे हो गया। और यू विल बी सरप्राइज्ड। और आज हमारी सक्सेस जो है, हम लोग जो भी कार्डियक सर्जरी आज करते हैं, लेस देन 1% मोर्टालिटी से करते हैं। तो 1% रिस्क, 99% यू विल बी सक्सेसफुल। तब कितना था? तब इट वाज द अदर वे अराउंड कि आप सोचो मतलब ऑलमोस्ट 5% के आसपास। 5 to 10%। 5 to 10% से टुडे वी आर टॉकिंग 99% सक्सेस। जिसपे आप सोचते हो कि किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज अब कर रहे हैं जो उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने जब अपना जर्नी शुरू किया तो हम लोग सारी सर्जरीज हार्ट को रोक के करते थे। इट वॉज ऑल ऑन अरेस्टेड हार्ट। सबको हार्ट को रोकेंगे, 1-2 घंटे के लिए सर्जरी करेंगे और फिर हम लोग मतलब उसको सर्जरी को कंप्लीट करते थे। आज सिर्फ हम लोग जो कॉर्नरी बाईपास सर्जरी करते हैं, खास करके इंडिया में मोर देन 90% हार्ट सर्जरी जो है कॉर्नरी बाईपास बीटिंग हार्ट पे होती है, बिना हार्ट को रोके करते हैं हम लोग। उस टारगेट आर्टरी जहाँ पे हमें ब्लॉकेज है उसको बाईपास करना है, उसी एरिया को इमोबिलाइज करके उस पर बाईपास कर लेते हैं। तो पहले सर जब होता था, जब आप हार्ट को रोक लेते थे, तो हाउ डिड द पंपिंग हैपन, हाउ डिड एवरीथिंग? अभी भी करते हैं मैकेनिकल वैल्व सर्जरीज जो हैं अभी भी हम लोग करते हैं, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अभी भी हार्ट को रोक के करते हैं। हार्ट रोक के उसमें देयर इज अ पंप दैट यू वी कॉल इट एज हार्ट लंग मशीन। Okay. And अब it has become so advanced that you don't always need to stop the heart. That's right. A particular portion you can target it and then do the rectify surgery. it. Yeah. Okay. तो हार्ट लंग मशीन में जितनी देर के लिए हार्ट होता है तो ब्लड हमारा सर हार्ट लंग मशीन में चला जाता है, वहां से ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजनेट करके फिर हम ब्लड वापस देते हैं और उसको दे के फिर देन वी कैन परफॉर्म द सर्जरी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, एक टर्म होती है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट। अगर हम अपनी बॉडी को, जैसे पेशेंट को हम लोग 20 डिग्री तक ठंडा कर लेते हैं जी, तो हमें आधा घंटा ऐसा मिलता है जब हम उस हार्ट लंग मशीन को भी बंद कर देते हैं। अच्छा। मींस आधे घंटे के लिए नथिंग इज वर्किंग।
Okay. So then you have to then perform there certain surgeries. How is the person जैसे- alive then? मतलब है क्या वो? That is तो वो that is a टाइम, जैसे आपको वो आधा घंटे में आपको सर्जरी परफॉर्म करनी है। कुछ एओटिक सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें हमें जो हार्ट की मेन आर्टरी जिसे एओटा कहते हैं, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, वो सर्जरीज, और कुछ सर्जरीज कंजेनाइटल भी हैं और जो हमें टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट पे करनी पड़ती है कि उसको आपको उस एरिया में, बिकॉज बॉडी में ब्लड फिर भी आता रहता है ना, अगर आप हार्ट लंग मशीन पे भी हैं और अगर ब्लड के पूल में, तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। जब आप टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट करते हैं तो यू गेट अ क्लियर फील्ड। So when you do a total circulatory arrest, तो बॉडी में ब्लड उस समय जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं जा रहा है। बॉडी Then how is the body? सांसें कैसे चल रही हैं फिर? वो तो वेंटिलेशन वो ventilation है। वो तो And the ब्रेन को भी कूल कर देते हैं, ब्रेन को भी कूल कर लेते हैं, Okay. आइस वगैरह लगा के, और देयर सर्टेन And how much time do you have for you this? have 30 minutes maximum. We try to Maximum. complete in 20 minutes, but Wow. 30 minutes is so it's like running against the time. You have to perform that procedure within that time. So it's like very fascinating that So ये कितने आप ऑफन होती दौड़ है? रहे हैं। ये कितने ऑफन होती है सर? टोटल Depends, सर्कुलेटरी I mean, अरेस्ट? I would say depending on center to center जहाँ पे उस तरीके से मतलब surgeries ये हो रही हैं। कॉमन सर्जरी It's a है? common surgery now. And इसमें what is the success rate like? I would say 99%. Why not? वाओ वाओ वाओ। तो जब आप पढ़ रहे थे, वी गो तो बैक, ये सब चीजें सोच ये सब नहीं था, नहीं। तो यू हैड टू लर्न ऑलवेज, है ना? मतलब ऑल कॉन्स्टेंटली। देन हम लोग अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, तो आपको स्टर्नम खोलने की, जो मिड लाइन में जो ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, खोलने की हमेशा जरूरत नहीं है। जितने भी वेल सर्जरीज हैं हम लोग मिनिमल इन्वेजिव से कर लेते हैं। देन वी डू रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। करेक्ट सर, आई कम टू दिस। मैं पहले आपके जरा कॉलेज डेज पे था, तो आपने वहां से एमबीबीएस किया, देन यू डिड एमडी देयर। एमएस सर्जरी में कर एमएस सर्जरी में आपने किया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर कन्विंस्ड कि दिस इज माय ट्रू कॉलिंग, दिस इज माय ट्रू कॉलिंग, right? And I am doing as the heart says now, right? And I am at the right place. Then from there to 30,000 surgeries, right? And being the head at Max, what point did you know कि yes, I am now at a position where I can, you know, excel at this? या आपको feeling आ गई थी during your years there only कि now I can excel in this? नहीं, उस समय जैसे आपने MCH किया, हाँ जी। so as cardiac surgery was developing, so that was becoming very exciting कि हाँ ये चीजें होने लगी हैं, हम भी ये कर सकते हैं। Right. तो जैसे जैसे डेवलप होती रही चीजें, and I would say you are learning on the job. I went to Sweden for my fellowship. You went to Sweden, correct. Yeah, I went to US couple of times for different kind of trainings, Right. beating heart surgery, robotic surgery, minimal invasive. So you got different trainings because even at that time वो चीजें भी साथ साथ डेवलप ही हो रही थी। जब वो सब चीजें डेवलप हो रही थी, आपने सीखी, आए, प्रैक्टिस करी, पेशेंट्स को फायदा हुआ, तो लगा यार दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू डू। And things kept happening. मैं अगर Yeah, आपकी जर्नी की भी बात करूं, and in this journey then you met Dr. Trehan. Yeah. So he was, I would say, in cardiac surgery, kind of my mentor. मतलब उन्होंने Right. मुझे सिखाया। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। So you cannot escape hard work. और एक वो कहते थे कि हार्ड वर्क से कोई मरता नहीं है। हार्ड वर्क करोगे अपने फील्ड में तो कुछ भी फील्ड हो, कार्डियक सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो या कुछ भी हो, तो जैसे आपका जर्नलिज्म ही है, हार्ड वर्क से कहीं कोई एस्केप नहीं है। इफ यू डू द हार्ड वर्क, आज नहीं तो कल उसका फायदा आपको जरूर होगा। एंड जितने अपने फॉर्मेटिव एरियाज में हार्ड वर्क करेंगे, दैट इज गोइंग टू पे फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कहते थे कि आज हार्ड वर्क करो, उसकी जिंदगी भर खाओगे। तो वही है, वही हमने जो शुरू में किया, तो वही आज मतलब उसी को कहते हैं ना, उसके फल को आज हम। And you know, a lot of people talk about your work ethic, about your long hours at work and how you are patient with patients, you know. बाद में भी how many surgeries have you done, sir? अगर एक दिन की मैं बात करूं, आपके एक दिन में आपने कितनी करी होंगी maximum surgeries? I would say 9 to 10 in a day. 10 surgeries. Yeah. And एक average surgery कितना टाइम लेती है? 4-5 घंटे लगती है, बट सब कुछ मुझे नहीं करना होता। We have the operation तो theaters मतलब where you can move from one place to another. सर्जरी का मतलब हुआ you were working close to how many hours in that day? 14-15 hours in a day. तो हम लोग जब उस समय कहते थे ना कि ना सूरज उगते हुए देखोगे ना सूरज छुपते हुए देखोगे, तो सुबह 6 बजे हॉस्पिटल जाते थे, रात को 10 बजे हॉस्पिटल से आते थे, तो पता नहीं लगता था कि कब आप गए और कब लौट के आए। How to keep that focus alive? Because इतना सा तो दिल है, I know. उसमें आपका हैंड मूवमेंट हार्डली है, and everything is so closely tied.
एक गलती and you have the patient's life in your hand right Yeah, there. definitely. Correct. How do you keep your focus for 10 surgeries in a day? फोकस है, आई थिंक वो समय के साथ आता है, विद योर प्रैक्टिस, विद योर कॉन्फिडेंस, विद योर एक्सपीरियंस, दैट ओके आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आदमी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, एंड नाउ वी आर वेरी फोकस्ड, बिकॉज कॉर्नरी आर्टरी अगर हम बाईपास की ही बात करें, जी। 1 से 2 मिलीमीटर की होती हैं, 1 से 2 मिलीमीटर, करेक्ट। हाँ, सो उसको आपको मैनुअली स्टिच करना है। अभी भी कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं आई है जो कि स्टिच कर देती है आर्टरीज को, नो, इट हैज़ टू बी मैनुअली डन, जो कि हम लोग लूप्स पहन के, हेडलाइट्स एंड ऑल, मतलब पूरा पैराफर्नेलिया पहन के उसको करते हैं। तो वेयर एक सर्जन की एक्सपर्टाइज उसी में आती है। सर मैं ज़रा ना आपका माइंडसेट जानना चाहूँगा, बिकॉज फोकसिंग दिस मच फॉर दिस लॉन्ग एंड द स्टेक्स आर सो हाई, बिकॉज इट्स अ हाई प्रेशर जॉब। एंड ऑफ द डे एक ज़िंदगी है आपके सामने, काफ़ी इमोशंस हैं जो उस हॉस्पिटल के कमरे, सर्जन टेबल के बाहर बहुत इमोशंस हैं, फैमिलीज वेटिंग, लोग, पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड आपने बड़े क्लोज क्वार्टर से इनको देखा। आपके दिमाग में, आपके उस समय जहन में क्या चल रहा होता है व्हेन यू अप्रोच अ सर्जरी? लाइक हाउ इज द डे बिफोर दैट, एंड जब आप, अब तो खैर आपके लिए इट्स रूटीन, बट स्टिल व्हाट इज योर माइंडसेट उस टाइम? यू जस्ट टोटली देयर, क्या होता है एग्जैक्टली? नहीं, जैसे भी जब भी आप हार्ट सर्जरी के लिए जाते हो, तो यू ऑलवेज आस्क योरसेल्फ एंड से दैट आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट, Right. and you try to give your best, and think that I will do whatever is right at that given situation. तो वो करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक रहते हैं। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि सर ये VIP है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये उसको जानता है, उसको जानता है। तो मैं अपने दिल में यही की बात सोचता हूँ, यार सर्जरी तो मुझे एक ही तरीके से करनी आती है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो मतलब कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली वीक है, या कोई VIP है, मैं तो एक ही तरह से सर्जरी कर सकता हूँ। मेरे लिए वो पेशेंट जो है इज वन पेशेंट जिसका मुझे अपना बेस्ट दे के ठीक करना है, एंड वॉट एवर इट टेक्स। तो हमें, जब मैं सर्जरी करता हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि ये 2 घंटे हो गए या 10 घंटे हो गए, सर्जरी करनी है, ठीक करना है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती चीज़, मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। तो उसमें चाहे मेरे, मतलब कहते हैं मेरे घर से फ़ोन आए या कुछ और प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, उस समय जो उस सिचुएशन में मुझे ठीक करना है, जब तक सेटिस्फैक्टरली ठीक नहीं हो जाएगा, उसको आई कांट लीव दैट। तो जब आपने स्टार्ट करा, तब जो आपके फोकस लेवल्स थे और आज जो फोकस लेवल्स हैं, हाउ डू यू कंपेयर द टू? आई वुड से इट इज, अब जो है माई कंसंट्रेशन, माई कॉन्फिडेंस इज मच मोर देन व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज एज यू कीप ऑन डूइंग, जैसे करते जाते हैं, एक्सपीरियंस आता जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, उसके फिर आउटकम्स देखते हैं कि पेशेंट ठीक होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो जाता है। Do you do anything to improve your focus, improve your concentration? Is there something? I try कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन कुछ मेडिटेशन टाइप की चीज़ करूं, और वॉक पे जाने की रोज कोशिश करता हूं कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो वॉक पे जाऊं, आधा घंटा। बहुत डिसिप्लिन चाहिए खुद के ऊपर भी। फॉर अ सर्जन यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, बिना उसके यू कैन नॉट फोकस दैट मच। तो यू, मेडिटेशन हेल्प्स, आई थिंक मेडिटेशन में आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, सो डेफिनेटली इम्प्रूव्स। एंड इवन वॉकिंग, जो वो आधा घंटा जो मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम विद माई सेल्फ, आई एनालाइज द एंटायर डे, दैट हाउ द डे इज गोइंग टू अनफोल्ड, कि आगे क्या होने वाला है दिन भर में, ये चीज़ें हैं, तो उसको मैं कैसे करने वाला हूँ। और जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस करते हैं डे बिफोर कि हम लोग इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे, मतलब जो बेस्ट पेशेंट के लिए कर सकते हैं। हमें कुछ और एक्सपर्टाइज चाहिए या कुछ और दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, तो वो ताकि करे, ताकि हमारा आउटकम जो हो सबसे अच्छा हो सके। इट्स फैसिनेटिंग। आप जब ह्यूमन बॉडी को आप खोल के देखते हैं, मेरा हमेशा ये एक सवाल रहता है जब भी मैं किसी डॉक्टर, सर्जन से स्पेशली मिलता हूँ, इट्स फैसिनेटिंग हाउ द बॉडी वर्क्स। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एनेक्डोट। हाँ जी। अभी मैंने एक, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति की सर्जरी करी, हार्ट की सर्जरी करी, एंड देन आई मेट अ ग्रैंड डॉटर ऑफ दैट पर्सन। तो उनकी पोती ने मुझसे, 7 or 10 years old डॉटर, तो द मदर इंट्रोड्यूस की, इन्होंने आपके दादा की सर्जरी करी है। अच्छा। तो द ग्रैंड डॉटर आस्क्ड मी, उनके दिल में क्या था? तो मतलब आई वाज रियली, आई मीन आई डिडंट हैव द आंसर। मैं इस बच्ची को क्या बोलूं?
कि दिल में ब्लड था और ये था और मसल थी और ये वैल आपको थे। कहना चाहिए तो दिल में आपकी दादी थी और कोई नहीं था, आपकी दादी थी दिल मैंने में। कहा दिल में आप सब लोग थे और दिल में सब अच्छी बातें थी। आई कुड ओनली सी द गुड थिंग्स इन द हार्ट। Correct, तो correct. मतलब आप पब्लिक का, बच्चों का सोचिए ना, जी, जो सोच रहा है कि यार दिल में क्या होगा, दिल में तो पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। सो दैट इज व्हाट अ पब्लिक इंप्रेशन इज, कि दिल में पता नहीं दिल खोलेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा। आपके लिए आई मीन व्हेन यू सी दिस मिरेकल अनफोल्ड, मेरे हिसाब से ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल। जिस तरह से पंप हो रहा है, एंड कुछ भी हम आर्टिफिशियल ले आए, वी कैन नॉट रेप्लिकेट द नेचुरल थिंग। जो नेचुरल चीज है, एक हम लोग जैसे एक और चीज जैसे कहते हैं ना, वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस होती है, Correct, एलवैड जिसे कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। कुछ पेशेंट जिनके हम लोग हार्ट सर्जरी करते हैं, जिनका हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो जाता है, वो कार्डियोमायोपैथी की वजह से, जिसे एक डिजीज कहते हैं, इसमें हार्ट की मसल बहुत वीक हो जाती है, 10% 15% काम करती है। उस व्यक्ति के लिए 10 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, अपने कपड़े पहनना, नहाना, खाना पीना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक डिवाइस है एलवैड जिसे हम कहते हैं, तो वो हाँ इज अ टोटली मैकेनिकल डिवाइस। ओके, ट्रू सेंस में जिसे कहते हैं ना मैकेनिकल पंप, जिसे मैं कई मतलब मजाक में कहता हूँ टुल्लू पंप की तरह है भाई। जी, जो ये टुल्लू पंप तुम्हारे हार्ट में लगाएंगे, जिससे ये पंप जो है हार्ट के एक चैम्बर से ब्लड लेके दूसरे चैम्बर में डाल देगा और मशीन की तरह काम करेगा। और दैट इज अ बैटरी ऑपरेटेड थिंग विच वी हैव इम्प्लांटेड इन लॉट ऑफ अवर पेशेंट्स। काफी लोगों में हमने लगाया, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते, वो व्यक्ति जो 10 कदम नहीं चल सकता था, आज अपने बिजनेस में वापस अपना काम पूरा कर सकता है। आई हैव पेशेंट्स हु हैव डन हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, एवरीथिंग एलवैड्स पे। तो एक तो एलवैड्स का टेक्नोलॉजी ने पूरा, जो हम ये थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, ये कब आया सर एलवैड्स की चीज? 10 साल समझ लीजिए, 10 साल से आई। ओके, बिकॉज हमने पेस मेकर का सुना था। पेस मेकर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? वो पेस मेकर हार्ट की रिदम को ठीक करता है, वो रिदम को ठीक करता है, हार्ट ये की नब्स को कह लीजिए, ये एक्चुअली बीट करवाता है, उसको ये हार्ट पंप के करवाता है। पंपिंग एक्शन जो Correct, हार्ट के हम कहते हैं ना, हार्ट पंपिंग एक मशीन है, तो ये मशीन की तरह इज अ मशीन ओनली, राइट, जो कि पंप करता है, जो कि मैकेनिकल पंप की तरह हार्ट को करता है। तो जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट संभव नहीं है कुछ वजह से, या हार्ट नहीं मिलता, या दे आर वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में है, पर दे आर सो सिक दे कैन नॉट वेट कि हार्ट मिल पाएगा, तब तक तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हम उसको लगा सकते हैं एलवैड्स को, या फिर बिल्कुल ही एज ए डेस्टिनेशन थेरेपी कि भाई ये है, इस पे हम लगाएं तो ये पेशेंट ही विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर 10-15 ईयर्स। तब तक कुछ ना कुछ हार्ट इंप्रूव भी कर जाता है, कुछ और सोल्यूशन मिलेगा या ट्रांसप्लांट होगा। तो दैट इज द थिंग विच वी वेरी कॉमनली डू इन अवर हॉस्पिटल। राइट। तो सर मैं ज़रा जैसे किसी को भी, अगर व्यक्ति को, और ये बहुत लोग जानना भी चाहेंगे, मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, व्हाटएवर, स्वेट आता है शोल्डर में, आर्म में, यही कॉमन सिम्टम्स कहे जाते हैं। बिल्कुल। व्हाट शुड दे डू राइट अवे? सो दे शुड सीक अ मेडिकल एडवाइस। करेक्ट। अगर आजकल तो लोग ईसीजी वाली वॉच देखते हैं, उसमें अगर कोई रिदम या अलार्म दे रहा है, वो ठीक होती है, कुछ तो बताती ही है ना, एटलीस्ट की रिदम ठीक नहीं चल रही है, हार्ट रेट आपका स्लो हो गया या बहुत फास्ट हो गया, तो उस समय द बेस्ट थिंग इज यू शुड गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। ओके, व्हाट हैपेंस देयर? फिर कितना टाइम होता है? पहली बात तो अर्लियर you read better it is when there is a heart attack. हाँ, ये तो चलिए एक चीज है, when there is a heart attack, then how much time does one have to reach the hospital and get treatment before it's serious? Earlier the better, जितनी जल्दी पहुंच सके, but you get a window of 60 minutes or so. तो मैक्सिमम हम लोग कहते हैं 3 घंटे से 6 घंटे तक। 6 घंटे के अंदर अगर व्यक्ति पहुंच जाता है तो यू कैन do एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। मैं इसको भी समझता हूँ सर। तो कई बार क्या होता है, पीपल फेंट, so is it because the blood is not going to the brain? Yeah. Correct, is that how it is? बिल्कुल। So they collapse. Then मतलब it's not that they are going out, but they need to be carried to the hospital. अगर वो देखिए 2 वजह से हो सकता है ऐसा, या तो हार्ट अटैक आया, हार्ट ने बिल्कुल ही कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट इज बिल्कुल ही खत्म। हाँ बिल्कुल, हार्ट रुक गया, नहीं चल रहा, तो उस समय तो आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जरूरत है, CPR जिसे कहते हैं, तो उस समय तो रिससिटेट करना पड़ेगा। दैट इज द एंड, दैट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। कार्डियक अरेस्ट अगर आ गया या रिससिटेशन within 3 minutes नहीं मिले तो ब्रेन कैन ऑल्सो बिकम डेड एंड ऑल।
बट यस, अगर रिदम की वजह से कुछ है और रिदम हार्ट की नहीं ठीक चल रही तो भी यू कैन फेंट, यू कैन. सो एक सेकंड सर, मैं रोकूंगा. हार्ट अटैक इज व्हेन अ पोर्शन ऑफ द हार्ट doesn't get proper blood because of some blockage or something and it starts acting weird और दिक्कत होती है. that is heart attack, correct? उसमें हमारे पास 3 से 6 घंटे होते हैं, the sooner the better, correct? कार्डियक अरेस्ट इज जब बिल्कुल ही चलना बंद हो गया, बिल्कुल हार्ट रुक गया, और ये एकदम सडन भी हो सकता है. ऑल ऑफ अ सडन. सडन तब होता है जब आपने कहा जब पाइप बर्स्ट, राइट? अगर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से है तो yes. नहीं तो क्या वजह से हो सकता है सर कार्डियक अरेस्ट? सडनली चलना बंद किस वजह से हो सकता है? रिदम की वजह से हो सकता है सर. हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हुई एकदम, जिसे हम लोग वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, कि हार्ट ने इतना तेज बीट करना शुरू कर दिया कि अफेक्टिवली ब्लड ही नहीं पंप कर रहा है. फॉर विच रीजन? अगर ये एक चलती आ रही है चीज तो ठीक है, अगर नहीं चलती आ रही देन उसकी बहुत सारी वजह हैं सर. उसकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी एक वजह है, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट की कुछ मसल जो स्कार हो गई, डेड हो गई, तो वो प्रोड्यूस कर सकती है इस तरह की चीज. या हार्ट की अपनी कंडक्शन सिस्टम, हार्ट में 2 तरह के सिस्टम है ना. अच्छा. एक तो ब्लड सप्लाई है, कॉर्नरी आर्टरीज में चल रही है, और हार्ट का अपना कंडक्शन सिस्टम, जैसे हमारे घर में है ना, एक पानी की पाइप है और एक बिजली की पाइप आ रही है. तो बिजली जो कहते हैं कंडक्शन, ताकि हार्ट अपनी रिदम के हिसाब से चले ना. तो हमारा हार्ट, हम लोग जो कहते हैं ना 70 से 80 या 70 से 100 के बीच में बीट करता है, तो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम उसे कंट्रोल करता है. तो वही कंडक्शन सिस्टम वो 100 का अगर 150 या 200 हो जाएगा तो ठीक से काम नहीं करेगा. वही 70 से अगर 30 पे आ जाएगा या 40 पे आएगा तो ठीक नहीं काम करेगा. And that can lead to a cardiac arrest also. That can lead to cardiac arrest. Okay. So that can be one of the reasons for it. And फिर दूसरी चीज़ होती है, एक हम लोग कहते हैं जो कि कंजेनाइटल होती है, HOCM, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल के अंदर ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि विच कैन प्रोड्यूस अ सडन कार्डियक डेथ. तो वो हार्ट की मसल मोटी हो जाती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई बराबर नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से ये हो सकता है. तो सर मैं हार्ट अटैक को पहले एक लेता हूँ. जैसे किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, वो तुरंत हॉस्पिटल रश किया. नाउ व्हाट रियली हैपेंस उसके बाद लाइक वीव हर्ड 2-3 चीज़ें आपसे जो हमने सुनी. एक बाईपास सुनी, फिर एडवांस केसेस में आपने ओपन हार्ट की बात करी, देन यू टॉक्ड अबाउट LVADs, यू स्पोकन अबाउट मिनिमल इन्वेजिव. जस्ट टॉक अस थ्रू क्या क्या ऑप्शंस उस समय अवेलेबल होते हैं जब सामने हो, एंड व्हाट आर द टेस्ट्स वन डज? प्लीज इस पे जरा हमें बताइए. जैसे ही कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक का पहुँचता है, जी. तो उसको सबसे पहले उसका ECG किया जाता है. ओके. ECG में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखती हैं कि ECG की मतलब ST एलिवेशन कहते हैं कि ठीक नहीं है ECG, और साथ में कार्डियक एंजाइम्स किए जाते हैं. ओके. तो जो ब्लड के अंदर जब हार्ट की मसल डैमेज होती है ना, तो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स रिलीज्ड इन द ब्लड. हार्ट में कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. उसकी एक नॉर्मल कुछ वैल्यूज हैं, उससे ज्यादा है यानी इट्स एक्टिंग वियर्ड, जिसको हम लोग CPK MB कहते हैं या ट्रोपोनिन कहते हैं, ट्रोपोनिन I. ये एंजाइम्स के लेवल एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा चलेंगे तो इसका मतलब इसकी हार्ट की मसल डैमेज हो रही है, इसको हार्ट अटैक हो रहा है. या ECG में एबनॉर्मेलिटी दिखी, तो जैसे ही ये चीज़ें हमें होती हैं तो हम लोग इमीडिएटली उस पेशेंट को, अगर अपने विंडो पीरियड में है जो मैंने बताया 6 मतलब हार्ट अटैक से लेके 6 आवर्स के बीच में है जी, तो आप उसको इमीडिएटली कैथ लैब में ले जाते हैं. उस कैथ लैब में ले जाके वहाँ उसकी एंजियोग्राफी अर्जेंटली की जाती है. एंजियोग्राफी में क्या होता है सर? एंजियोग्राफी में एक कैथेटर डालते हैं, या तो हाथ से या ग्रॉइन से. ओके. वो कैथेटर जो है पूरा हार्ट तक पहुँचता है, उसमें डाई डाल के हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज को एग्जैक्टली देखा जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, क्या चीज है. अच्छा. और उस समय अगर ये लगता है कि ये एक्स आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो रही है, इस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रही है, तो उसको खोलने की कोशिश की जाती है. कि उसको अगर हम लोग खोल के ब्लड रेस्टोर कर दें तो जो डैमेज है. ECG में सर हमें जो पता लगा वो लगा कि रिदम ठीक है कि नहीं है. रिदम ठीक है कि ST ब्लॉकेज नहीं पता लगा हमें. ब्लॉकेज नहीं, अगर ECG अगर एक्यूट फेज में कर रहे हैं तो पता लगा हमें कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है. बट वी हैव टू देन परफॉर्म दिस एंजियोग्राफी टू नो एग्जैक्टली पे है, पूरी एक पिक्चर मिले हमें. हाँ, और उसको अगर हमने वहाँ पे देखा कि हाँ ये हम इसको खोल सकते हैं, इस आर्टरी को, ये ब्लॉक हो रही है, तो उसको इमीडिएटली खोलने की कोशिश की जाती है. पहले उसके अंदर से एक वायर क्रॉस करके फिर बैलून करते हैं और फिर उसको उसमें स्टेंट डालते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं.
स्टेंट डाल के बेसिकली आप स्टेंट इज लाइक अ स्प्रिंग, करेक्ट स्प्रिंग कहते हैं, कुछ लोग उसको छल्ला कहते हैं। जी तो उसको डाल के उस नस को खोला जाता है ताकि जो पार्ट ब्लॉक हुआ है वो खुल जाए। एक तरह से प्लम्बिंग वर्ड्स में अगर मैं करूँ, स्कैल्पेल डाल के खोलना टाइप का। हाँ, मतलब एक वायर डाल के उसको आपने खोल दिया ताकि वो ब्लड रिस्टोर कर जाए। और वो रेस्टोर कर जाए तो वो डैमेज मिनिमाइज हो जाती है, खत्म नहीं होती है। दिस इज एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, सो दिस इज नॉट सच अ मेजर थिंग। एंजियोप्लास्टी मतलब एक प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर तो है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, बट इट इज नॉट ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। बट कई लोगों को डिजीज काफी एक्सटेंसिव होती है कि तीनों आर्टरीज में डिजीज है, तो वो है। या फिर कई बार कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक के हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हार्ट की मसल कुछ रप्चर कर गई, एनोरिज्म बन गया या कुछ और चीज़ हो गया, तो उस समय में एक तरह से ये एंजियोप्लास्टी से सैल्वेजेबल नहीं है। तो उस समय फिर हम लोग हार्ट सर्जरी के लिए बाईपास के लिए सोचते हैं। या फिर बाईपास हम लोग उन पेशेंट्स का करते हैं जिनको क्रॉनिक एंजाइना है, जिनको एंजाइना काफ़ी समय से है, जो थोड़ा समय चलते हैं, जिसको चेस्ट पेन होता है, भारीपन होता है, नहीं मतलब चल पाते, then you do a bypass. Then we do bypass. Bypass is basically जो पोर्शन से सप्लाई नहीं मिल रही है उसको बाईपास करके आप एक दूसरा रूट बनाते हैं। उसमें हम पेशेंट की खुद की ही आर्टरीज लेते हैं। अच्छा। आर्टरीज, इंटरनल मेमोरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारी चेस्ट में ही चलती हैं, वहाँ वो लेते हैं, या फिर रेडियल आर्टरी हाथ से लेते हैं, या पैरों की नसों को लेते हैं जिसको सेफनस वेन कहते हैं। तो उनको लेके सिंपल वर्ड्स में बाईपास कर देते हैं। जो ब्लॉकेज है उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसका कुछ नहीं करते, उस एरिया में कुछ नहीं करते। आपने एक कनेक्शन उसका ऊपर किया, एक आगे हम किया, ग्राफ्ट कहते हैं। तो दोनों तरह से कनेक्ट कर दिया ताकि वो ब्लड आने लगे। और आर्टरीज, जो कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं, उसमें वेल्व्स नहीं होते, तो जब आपने कनेक्ट कर दिया तो फ्लो जो है दोनों तरफ जाता है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है, जहाँ सपोज एक ब्लॉकेज है, अगर सपोज मैं बोलूँ 15 सेंटीमीटर की आर्टरी है, 5 सेंटीमीटर का फ्लो ऊपर से आ रहा है, आपने कनेक्ट किया नीचे तो 10 सेंटीमीटर का फ्लो नीचे से आया, तो वो फ्लो हमारा रेस्टोर हो गया। और ताकि पेशेंट को ब्लड सप्लाई जब हार्ट को मिलने लगी, तो वो पेशेंट का जो एंजाइनल सिम्टम्स है वो ठीक हो जाती हैं, और पेशेंट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक से बच जाता है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन से। भाई बाईपास हम इसलिए करना चाहते हैं, हम लोग पेशेंट की लाइफ को वी कैन गिव हिम गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम ये बाईपास करके उसको हार्ट अटैक के रिस्क से बचा सकें। तो जब सर हार्ट अटैक होता है तो देयर इज अ सर्टेन पोर्शन दैट इज डैमेज्ड, राइट? कैन इट बी रिपेयर्ड देन? टू सम एक्सटेंट यस। हम लोग एक टर्म कहते हैं ना, हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग का मतलब है कि कुछ मसल तो डेड हो जाती है, कुछ में अभी भी जान बची होती है, तो उसको अगर हम लोग मतलब ब्लड सप्लाई रेस्टोर करें तो कुछ मसल रिवाइव हो जाती है, कुछ लेकिन परमानेंट डैमेज हो जाता है, कुछ नहीं रिवाइव हो पाती। जैसे एक पेड़ है ना, सूख गया, जब पेड़ सूख गया, अगर आप उसको पानी डालें, खाद डालें, कुछ तो हरा हो ही जाता है। तो वही है, पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा ना। But people with stents, I know a lot of people with stents, they're leading normal, healthy lives, right? That is not something which is threatening in the long run, है ना? Stents के साथ भी, बाईपास के बाद भी, people lead a normal, healthy life. बाईपास का क्या है, बाईपास जनरली लोग डरते हैं बाईपास से, कि बाईपास करेंगे तो they will become disabled, they will not be able to lead a normal life, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाईपास उस समय हार्डर है जब हम ऑपरेशन करते हैं, समझ लीजिए 2-3 हफ्ते के लिए पेशेंट के लिए तकलीफ है, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। कि आपने किया, पेशेंट जो मेरे भी हैं 25 साल पहले 30 साल पहले ऑपरेट किए हैं, लीड ए हेल्दी लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, दे कैन डू आई मीन वट एवर दे वॉन्ट, लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ, दे कैन गो अक्रॉस द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड डू एनीथिंग वट एवर दे वॉन्ट। तो बाईपास के बारे में लोगों का एक ये है कि अगर आपने बाईपास कर दिया तो आप इनवैलिड हो जाओगे, भैया कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी पूरी तरह से सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, सब कुछ कर सकता है। तो हमने सर एक तो स्टेंट्स का डिस्कस किया, फिर आपने एक बाईपास का बताया। नाउ व्हेन थिंग्स गेट इवन मोर सीरियस, राइट, व्हेन देयर इज अ नीड फॉर एन ओपन हार्ट सर्जरी, वो कब होती है? लाइक तो बाईपास को जनरली सर लोग कंफ्यूज करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी से, जो कि ट्रू सेंस में ओपन हार्ट नहीं है। मैंने को हार्ट नहीं खोलना, बिल्कुल। जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो हार्ट की सरफेस पर चलती हैं जी। और मैंने पहले बताया जैसे 90% हम लोग बिना हार्ट को रोके कर लेते हैं, तो वो बाईपास कहलाता है।
हार्ट को ओपन करना पड़ता है तो उसमें हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ती है। हार्ट के अंदर जैसे कोई वेल्स में प्रॉब्लम है कि वेल सिकुड़ गए या वेल लीक कर रहे हैं या हार्ट की अंदर होल्स हैं, कंजेनाइटल बच्चे पैदा होते हैं, एएसडी है, वीएसडी है, कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल डिजीज हैं, हार्ट की कनेक्शंस जो हैं जो नॉर्मली होने चाहिए वो नहीं हैं, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली हार्ट को तो खोलना पड़ेगा, ओपन हार्ट हो गया वो, तभी तो आपको करना पड़ेगा। तो ट्रू सेंस में एज ए कार्डियक सर्जन अगर कोई बोलेगा मुझसे तो मैं बोलूंगा ये ओपन हार्ट सर्जरी है, जब मुझे हार्ट को खोलना पड़ेगा, हार्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा, 1-2 घंटे के लिए, जब तक मुझे उसके अंदर रिपेयर करनी है, वेल चेंज करना है, जो भी कुछ मेरे को करना है उसके लिए, तो दैट इज इन ट्रू सेंस अ ओपन हार्ट सर्जरी। फिर हम उतनी देर के लिए हार्ट को रोकते हैं और फिर हार्ट को दोबारा चला भी लेते हैं, विच इज आई वुड से वन ऑफ द वेरी फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ कार्डियक सर्जरी। सिर्फ एक कार्डियक सर्जन लोग ऐसे हैं जो दिल को कहते हैं ना अपनी मर्जी से रोक भी लेते हैं, अपनी मर्जी से चला भी लेते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते, वो और नहीं कर सकते, और मेडिकल फील्ड में कोई और नहीं कर सकता, इवन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कर पाते, कार्डियक सर्जन्स कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू कॉल अ ओपन हार्ट सर्जरी। दिस इज वी कॉल इट ओपन हार्ट सर्जरी। एंड ये कितनी लंबी चलती हैं सर? मतलब डिपेंडिंग ऑन सर क्या करना है। सो देयर आर लाइक व्हिच हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्जरी दैट यू लॉन्गेस्ट सर्जरी जब आपको एओर्टिक सर्जरीज करनी पड़ती हैं, जो कि जिसमें आपको पूरा हार्ट की जो मेन नस है उसको चेंज करना है, वैल को चेंज करना है, जो ब्रेन को आर्टरीज जा रही हैं उसको री इम्प्लांट करना है, तो दी सर्जरीज आर लॉन्गर सर्जरीज। तो वो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको करते हैं। क्योंकि एक डिजीज़ है हार्ट की जिसको हम लोग कहते हैं एओर्टिक एन्युरिज्म्स, जहाँ जो हार्ट की मेन नस है जिसको एओर्टा कहते हैं वो डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। वो जो पाइप कह लीजिए ना, पाइप इतना बड़ा हो गया, नॉर्मल पाइप का साइज 3 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस पाइप के फटने का डर रहता है। तो वो पाइप एकदम फट गया तो नोबडी कैन रीच हॉस्पिटल। या फिर वो एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं, तो वही पाइप के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो बस्ट नहीं किया पाइप, इंटरनली बस्ट कर गया, तो वो एओर्टिक डायसेक्शन हो जाता है। That's when vomits and everything भी होता है। हाँ। एओर्टिक डायसेक्शन मतलब यू गेट अ वेरी सीवियर पेन, चेस्ट पेन हुआ बहुत सीवियर नहीं, और पेन हैपनिंग हियर, पेन गोइंग टू द बैक, so this is also another life threatening situation where you have to change the ascending aorta, पूरा aorta चेंज करना पड़ता है, कई बार वैल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और एओर्टिक डायसेक्शन का हम लोग कहते हैं एवरी आवर इट हैज़ गॉट 10% mortality, मीन्स अगर जब आपने डायग्नोज किया तो 10% हर घंटे में उसकी रिस्क ऑफ डेथ बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपने डायग्नोसिस के बाद 10 घंटे वेट कर लिए तो मतलब 100% दैट पर्सन वुड नॉट सर्वाइव। तो एक्यूट एओर्टिक डायसेक्शन में यू हैव टू परफॉर्म दैट इमीडिएट दिस थिंग, एंड दीज सर्जरीज टेक्स 5-6 hours, आई मीन आर लॉन्गर सर्जरीज, एंड देन यू हैव टू रियली परफॉर्म। उसी में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट भी करना पड़ता है कुछ लोगों को। सो दिस इज ऑल कमिंग अंडर ओपन हार्ट सर्जरीज। दिस इज ऑल अंडर ओपन हार्ट सर्जरी। नाउ ओपन हार्ट सर्जरीज में भी सर what is जो minimally invasive है, that is also an open heart exactly? That is open heart because उसमें minimal invasive में 2 तरह से, and that is one of your specialities, that is one of your fortes। उसके बारे में मुझे थोड़ा precisely बताइए कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है तो चेस्ट बोन के थ्रू जाना होता है। हाँ, स्टर्नम जिसे कहते हैं, स्टर्नम जिसको हम कहते हैं, कोई लोग कुछ आम भाषा में ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जी जी, स्टर्नम कहते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक सेंटर में खोलना पड़ता है। हाँ। लेकिन आजकल हम काफ़ी सारी सर्जरीज जैसे सारे वेल्स जो हैं, ऑल वेल सर्जरीज एंड काफ़ी बाईपास भी हम लोग मिनिमल इन्वेजिव से कर लेते हैं। वही मिनिमल इन्वेजिव है where you don't need to break through the बोन नहीं काटनी, अदरवाइज आपको इस बोन को काटना पड़ता है हमेशा। हाँ, काट के फिर वापस सिलते हैं ऑब्वियसली। तो वो साइड से कर सकते हैं, 2 रिब्स के बीच में छोटा होल बना के। अच्छा, तो वहाँ से हम वेल चेंज कर सकते हैं, वेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, हार्ट के होल्स को रिपेयर कर सकते हैं, और कई बार बाईपास भी कर सकते हैं। तो वो इंसिजन जनरली 5-6 सेंटीमीटर का होता है, उससे कम भी होता है डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी। और उसके अंदर पेशेंट को क्या है कि पेन कम है क्योंकि आपने कम खोला, रिकवरी फास्टर है, तो वो पेशेंट जल्दी से रिकवर कर गया। जो नॉर्मली 3-4 हफ्ते लगते हैं तो यू आर रिकवरिंग फास्टर, 1-2 हफ्ते के अंदर रिकवर करके यू कैन जॉइन बैक योर वर्क। आपने जो इंसिजन वगैरह कम किया तो ब्लीडिंग कम हो जाती है,
तो ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी वो कम हो जाती है, राइट। तो पेशेंट की रिकवरी और पेशेंट के मतलब कहते हैं ना रिकवरी इज मच फास्टर। तो ओपन हार्ट उसको हम लोग मिनिमल इन्वेजिव कहते हैं, जो कि वेल्स के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं, साथ में बाईपास भी कुछ की जाती हैं। उसी का एक और एक्सटेंडेड फॉर्म अब आगे कह लीजिए कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। ओके, हाँ, तो रोबोटिक I was में about to come to I know, that, yeah. तो रोबोटिक में क्या है कि वही चीजें मतलब मिनिमल में तो आपने थोड़ा सा खोला बट आपको उतना ही विजन मिल रहा है। रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि आप चेस्ट में रोबोट को डाल देते हैं, रोबोटिक आर्म को डालते हैं बेसिकली। Okay. तो रोबोटिक आर्म जनरली जो होती है मतलब 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर के कैमरेज होते हैं। तो आपने एक कैमरा 8-10 मिलीमीटर का अंदर डाला, 10 मिलीमीटर के कैमरे से यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग इनसाइड द चेस्ट। इट्स लाइक Right. एंटरिंग अ टनल एंड सडनली द टनल ओपन्स टू यू। तो आपने वहां पे पूरा देखा एंड नाउ योर विजन इज ऑल्सो 10 टाइम्स। करेक्ट। तो जो नॉर्मली 1 सेंटीमीटर की चीज आपको 10 सेंटीमीटर की दिखती है, तो यू कैन परफॉर्म मोर प्रिसाइजली दैट सर्जरी। और फिर आप उसमें ही वेल रिप्लेसमेंट्स, बाईपास और ये सब चीज करने की कोशिश करते हैं। तो विच इज आई वुड से द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी। So when did this come about, robotic surgery? रोबोटिक शुरू तो सर पहले हुई थी, आई वुड से अराउंड 10 years बैक, 10-15। right. But अब दोबारा पकड़ा है रिवाइव हो गई है because now you would have seen Da Vinci system and all other systems have come, Correct, which are there in different hospitals where people are doing this because इसमें सबसे बड़ा जो impediment या रुकावट है वो ट्रेनिंग की है। People have to be trained for Trained it. for that, yeah. रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ी एक मिथ्या क्या है? लोग सोचते हैं रोबोट ने सर्जरी करनी है, हाँ, रोबोट चेस्ट में डाला, रोबोट ने सर्जरी करी, सर्जन तो कहीं भी ऐसा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी तो सर्जन को ही करनी पड़ती है, Surgeon को ही करनी पड़ती है। सिर्फ रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो चेस्ट में चली जाती हैं ताकि आपकी सर्जरी मतलब फेलिसिटेट हो जाए, मतलब आसान हो जाए, आप कर सकें उसको। तो वो ये मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं कई बार, आप कर रहे हैं कि रोबोट कर रहे हैं? सर सर्जरी तो हम आपसे कराने हैं, आप तो रोबोट से करा रहे हैं। तो मुझे बोलना पड़ता है भाई करूंगा तो मैं ही, रोबोट इज गोइंग टू रियली हेल्प मी। तो वो लोगों को एक ये मिथ्या रहती है भाई रोबोटिक का मतलब रोबोट ने कर दिया, सर्जन ने तो किया नहीं, ऐसा नहीं। When did you get training for this, sir? I went to US, I mean आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले, हाँ। जब इंडिया में इंट्रोड्यूस ही हुआ था, हाँ। तो वी गॉट दिस ट्रेनिंग। Wonderful. मैंने कहा था वो चला कुछ समय के लिए, कुछ समय रुक गया था, और नाउ लास्ट 2 years से इट हैज रिवाइव्ड अगेन। या सो आई गॉट रीट्रेन्ड एंड देन बहुत चेंजेस चल रहे हैं सर, और एक बहुत बड़ी ग्रोइंग डिबेट है ये कि गूगल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम बात करें, गूगल तो अब पुरानी चीज हो गई कंपेयर टू हाउ AI हैज टेकन ओवर। एक फील्ड जिसमें ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, दैट इज द मेडिकल फील्ड, बिकॉज दे कम अप विद द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ फाइंडिंग्स, एंड इतना नुआंस है इस लाइन में। तो ये चीज़ गूगल भी स्ट्रगल कर रही है कि भाई वी कैनॉट रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली टू मेडिकल इंक्वायरीज, एंड इट लीड्स टू पैनिक अमंग पेशेंट्स, बिकॉज व्हेन दे गूगल समथिंग इट गिव्स द मोस्ट रेडिकल रिजल्ट्स कि भाई ये है ये चीज़ या ये है। तो इस पे आप क्या देखते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आएगी आने वाले दिनों में, या ये एक फील्ड ऐसी रहेगी जिसमें लीव इट टू द एक्सपर्ट्स ओनली? I would say leave it to the experts as of given time, today's date and time. Right. Because God ने या कुदरत ने जो चीज बनाई है ना, ह्यूमन बॉडी बड़ी यूनिक बनाई है। देखने में हम सब लोग एक जैसे हैं, हार्ट सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ बदलाव है। जैसे मैं रोज हार्ट सर्जरी करता हूँ, पर रोज ही वही सेम ऑपरेशन भी करूँ तो एवरी डे आई विल फाइंड समथिंग डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो वो जो ये AI है ना, उसको नहीं समझ आएगा, उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हर चीज थोड़ी फर्क तो हर एक में है ना। हम लोग सब डिफरेंट दिखते हैं ना, सब डिफरेंट बोलते हैं, सबकी डिफरेंट आवाज है। तो मतलब नेचर ने एक इस तरह की चीज बनाई कि अंदर भी बॉडी के हर चीज कुछ तो डिफरेंट है। तो AI एक चीज बता सकता है कि हाँ ये रिजल्ट्स हैं, ये टेस्ट है, इसका ये पाथवे हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो करेंगे, जो मिलेगा हमें, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो दैट इज आई थिंक मिरेकल ऑफ नेचर, वेयर अभी सर्टेन थिंग्स जो आज के समय में है वो अभी तो नहीं लगता, आने वाले कुछ समय में AI विल टेक ओवर द मेडिकल फील्ड, बट आई वुड से इट वुड हेल्प इन सर्टेन सिचुएशंस। आई थिंक इट विल हेल्प। बहुत मुश्किल है टेक ओवर करना, तो बहुत ज्यादा टफ है। आई डोंट नो, मतलब आई कांट इमेजिन राइट नाउ, आगे पता नहीं। खास करके रेडियोलॉजी और ये चीजें, जो चीज मतलब आपने एक्सरे किया और
100 लोगों का एक्सरे करके एआई ने बना लिया कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं। आपने एक एक्सरे किया, एक्सपर्टाइज भले ही ना हो तो एआई कैन गिव यू अ प्रोबेबल थिंग कि हाँ ये दिस कैन बी ए प्रोबेबल डायग्नोसिस, ये पॉसिबिलिटीज हैं जी, कि उसने इंटरप्रेट कर लिए। सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन इंटरप्रेट कर लिए, इकोकार्डियोग्राफी इंटरप्रेट कर ली, बट फाइनल डिसीजन, फाइनल दिस थिंग तो क्लिनिकल तो मतलब डॉक्टर को ही देख के बताना पड़ेगा या टेक्निकल व्यक्ति को ही देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, जो क्या चीज़ हम लोग उसको फाइनली कह सकते हैं क्या है। तो सर कौन से टेस्ट हैं विच वन शुड गेट डन टू प्रिवेंट, भाई कुछ नहीं है, मान लीजिए somebody who's symptom free right now, उनको क्या टेस्ट कराने चाहिए, और एक जब किसी को दिक्कत आ रही हो क्या टेस्ट कराने चाहिए ताकि पूरी हार्ट की एक हेल्थ पता लग सके, वेदर इट इज ब्लॉकेज, वेदर इट इज रिदम। प्लीज सर इस पे बताइए। एक सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है जिसको हम लोग ईसीजी कहते हैं, जी जी, ईसीजी कैन गिव यू अ बेसिक आइडिया कि हार्ट की रिदम कैसे चल रही है, रिदम क्या रिदम, हाँ। एंड हार्ट में कोई पुराना अटैक तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज को अगर है, जैसे एंजाइनल ब्लॉकेज है या कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज है, उसको अगर हो चुका हार्ट अटैक वो तो ईसीजी में पता लगता है। अच्छा, या एक्यूट फेज हो रही है तब तो पता लगता है। हाँ। लेकिन किसी को एंजाइना हो सिर्फ, उसमें ईसीजी में नहीं पता लगता। दैट ईसीजी विल टर्न आउट टू बी नॉर्मल। इफ दे आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब कि भाई 80-90% तक ब्लॉकेज है, वो नहीं पता लगेगी। वो नहीं, ईसीजी को सिर्फ ईसीजी ये बताएगा हो गया है या बहुत सीवियर जब चल रहा है, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक, और फिर सीवियर मतलब जो ईसीजी के अंदर है उस समय नहीं पता लगेगा। अच्छा, ईसीजी में एक्यूट अटैक है तब पता लगेगा, रेस्टिंग ईसीजी में नहीं पता लगेगा। अच्छा, I did not know this, yeah. रेस्टिंग ईसीजी, जैसे मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं और हम ईसीजी करें तो उसकी रिदम पता लग जाएगी, ये लगेगा कि हाँ हमें पुराना अटैक हुआ है या कि अभी होने वाला है। जिसकी ब्लॉकेजेस हैं उसका ईसीजी अगर हम स्ट्रेस ईसीजी करें, जिसको हम लोग ट्रेडमिल या टीएमटी कहते हैं, ओके, जब ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं थोड़ा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस किया तो हुआ, तब उस ईसीजी में चेंज आते हैं, तो दैट कैन टेल अस कि हाँ इसको ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, पर वो भी 100% नहीं है, विच इज अराउंड 67% एक्यूरेट। तो 30% के आसपास, 35% उसमें भी प्लस माइनस पर है कि हाँ वो अगर वो पॉजिटिव है तो भी नॉर्मल एंजियोग्राफी आ सकती है, नेगेटिव है तो भी वो उसके अंदर ब्लॉकेजेस हो सकती है। मतलब कि ट्रेडमिल पे भी सर जो है 60-70% अगर ब्लॉकेज है तो नहीं इतना पता लगेगा। 70% एक्यूरेसी से पता लग जाता है, अच्छा, कि है। 30% प्लस माइनस है। ओके, मतलब अगर डिजीज है आपको, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, तो इसी टीएमटी आपका नॉर्मल हो सकता है। ओके, और या आपको डिजीज नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं वो इतना नहीं पता लगती। हाँ, मतलब उतना नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए फिर फर्दर नेक्स्ट टेस्ट क्या है सर? नेक्स्ट टेस्ट इको कर सकते हैं, स्ट्रेस इको जिसे हम लोग कहते हैं, या स्ट्रेस थेलियम कर सकते हैं कि आपने स्ट्रेस किया, साथ में आपने टीएमटी किया, इको करा। इको में क्या होता है? इको कार्डियोग्राफी जो होती है इट्स लाइक एन अल्ट्रासाउंड, जो कि हार्ट की एनाटमी को बताता है कि हार्ट के अंदर वेल्स हैं उसमें कोई दिक्कत है, कि उसमें ब्लॉकेज है या लीकेज है या क्या है। ठीक है सर। या फिर हार्ट के अंदर कोई होल्स हैं जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, तो इको से पता लगते हैं। या फिर एक्यूट अटैक जब हो रहा है तब पता लगता है। या फिर हमने स्ट्रेस किया और तब इको करा, तो वो हार्ट की जो मसल्स है ना उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही। कि सपोज एंटीरियर वॉल की हार्ट की जो आर्टरी है उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज है, तो एंटीरियर वॉल ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो आप इको से पता लगते हैं। अगेन इको पूरा 100% नहीं है। तो एक व्यक्ति जो मतलब जिसको कहेंगे एसिम्प्टोमेटिक है और उसको लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, करेक्ट, ब्लड प्रेशर है, और उसको शक है कहीं यार मुझे कॉर्नरी डिजीज तो नहीं है, तो उसने टीएमटी किया, प्लस माइनस था, इक्विवोकल था, पता नहीं लगा ठीक से, इको ने कहा नॉर्मल है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा उसको कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी, जी, ओके। जो कि 90% एक्यूरेसी से हमें बता सकता है कि इस आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। 95% इन फैक्ट। आई डिड नॉट नो मच अबाउट दिस बिकॉज जनरली हम लोग ने जो सुना है वो ईसीजी सुना है, इको सुना है, एंड ट्रेडमिल सुना है। और ये कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी से नॉन इन्वेजिव टेस्ट मीन्स कि आप कोई कैथेटर हार्ट के अंदर नहीं डाल रहे, कुछ और नहीं कर रहे। इससे सीटी स्कैन जिसमें आप एक डाई डाल के ये चेक कर सकते हैं कि मतलब उसमें ब्लॉकेजेस है कि नहीं, जो कि 95% 97% एक्यूरेसी से आपको बता सकता है। अगर उसमें अगर है तो तब अगर नेगेटिव है दैट मीन्स आपकी ब्लॉकेज नहीं है। अगर उसमें कुछ शक है तो फिर आप रेगुलर एंजियोग्राफी कर सकते हैं।
तब आपको रेगुलर एंजियोग्राफी से कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो कि रेगुलर करते हैं उससे पता लग जाएगा. जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी या रेगुलर एंजियोग्राफी है, स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड. उसको देख के ही मैं बाईपास कर सकता हूँ, उसको देख के ही कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट या बलूनिंग कर सकते हैं, है ना. दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. बट वो टेस्ट की एक ड्रॉबैक कह लीजिए या कुछ भी कहिए, वो इन्वेजिव टेस्ट है. इन्वेजिव मतलब सब इसको समझ गया. बॉडी को इन्वेड कर रहे हैं, कैथेटर डाल के वहां डाई डाल रहे हैं, हार्ट तक पहुंच रहे हैं, तो उसके कुछ अपने रिस्क और मतलब रिस्क तो है ही ना, क्योंकि आप एक कैथेटर डाल के कर रहे हैं. मैं इसको सर हल्के से जरा ब्रेक डाउन करता हूँ कि एक तो हो गया ईसीजी विच इज एब्सोल्युटली बेसिक. इट ओनली टेल्स जब काफी डैमेज या तो हो चुका हो या फिर कुछ हार्ट अटैक होके हटा हो. हाँ, बिल्कुल. वो ब्लॉकेज के बारे में इतना नहीं बताता हमें जब तक बहुत एक्यूट ना हो. या ट्रेडमिल उससे बेटर है, करेक्ट, Definitely. बट ट्रेडमिल ऑल्सो डजंट गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ब्लॉकेज या कुछ भी. देन आपने जो आज बताया हमें, इको इज मोर लाइक एन अल्ट्रासाउंड, करेक्ट, एनाटमी को बताता है. एनाटॉमी को बताता है. बट जो रियल चीज जो ब्लॉकेज के बारे में बताती है, दैट इज द Coronary CT angiography. coronary CT angio. That gives you, and that is non-invasive. Non-invasive in an asymptomatic patient, it will. कोई भी अगर व्यक्ति है जिसको नहीं high है, risk पे but वो जानना चाहता है and wants to be convinced कि भाई am I in a safe position right now, तो that is that for और them. एक और है कि अगर किसी का कॉर्नरी सीटी एंजियो नॉर्मल निकलता है suppose, हाँ. तो यू आर गुड फॉर अनदर 5 years or so. Correct, कि भाई 5 साल तक तो लाइकली है. I think that is one of the big takeaways. Coronary CT angio, ये लोगों को टेस्ट नहीं पता इतना, ये लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए बात कि अगर ये हो तो you can be safe कि you have a healthy heart right now. Yeah. एंड इसके बाद आता है आपका एंजियोग्राफी, जिसमें थोड़ा इन्वेजिव होता है बट उससे आपको कंप्लीट पिक्चर मिलती है. एंड देन आप एंजियोप्लास्टी में यू ओपन इट अप और स्टेंट्स या व्हाटएवर. आई अंडरस्टूड नाउ. तो दीज आर द टेस्ट दैट वी हैव. एंड कॉर्नरी सीटी एंजियो इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मोस्टली 10-15 हज़ार 20 हज़ार में हो जाए. Within 20,000 rupees. ये लोगों तक सर इतना पहुंचा नहीं है coronary CT angio. I don't know. I mean, at least I have not heard that much about it. नहीं, उसमें भी डाई तो यूज होती है. समझ गए, but it's not invasive. कैथेटर नहीं लग रहा है, आपने बताया. IV कैनुला से डाई डाली जाती है, तो किडनी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है. ऑब्वियसली किडनी फंक्शंस वगैरह आप पहले टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई किडनी फंक्शंस ठीक है, देन ओनली यू गो फॉर द टेस्ट, तब वो कराएंगे. लेकिन जो कि अगर आपको 90% एक्यूरेसी से बताए, और खास करके आई वुड से जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, जो डायबिटीज है जिनकी फैमिली स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, कराना चाहिए, हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज्यादा रहता है, तो उन व्यक्तियों को तो मतलब करना चाहिए ना, ताकि पता रहे कि हाई रिस्क है कि नहीं. एक सर क्वेश्चन रहा, एंड स्पेशली कोविड के बाद से, कि वी सॉ अ लॉट ऑफ डेथ्स कोविड के बाद से. कुछ लोगों ने कहा वैक्सीन्स में कुछ ऐसा था, कुछ लोगों ने कहा कोविड लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन द हार्ट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? कोविड से सर क्या है, कोविड वाज अ थ्रोम्बोजेनिक स्टेट. थ्रोम्बोजेनिक से मतलब क्या हुआ? जिसने बॉडी के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे ना, उनको एक्टिवेट कर दिया. अच्छा. तो जिससे ब्लड जो था नसों में ज्यादा क्लॉट करने लगा, ज्यादा जमने लग गया. तो वो ज्यादा जमने से उसने पूरी बॉडी में इम्यून रिएक्शन करी, और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो गए, और जिसने ब्लड की नसों में खून को मतलब ज्यादा जमने लगे, क्लॉट्स बनने लगे. तो जिसकी वजह से लोगों को एक्यूट अटैक हुए. तो ये सच है बात, है ना? हाँ सर. इसको रिवर्स कर सकते हैं. हमने इवन हमारे कुछ कार्डियोलॉजिस्ट कोलीग्स को दिल्ली में ही वी लॉस्ट देम because they had a heart attack just after COVID. And उसके बाद कुछ लोगों को वैक्सीनेशन से भी, उसी तरह वैक्सीन में भी तो यही होता है ना, we just simulate the same very thing, बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए. तो कुछ लोगों ने, not everybody but few people adversely reacted to the vaccines also. But we cannot say entirely, but there are minuscule chances that it can happen, but it was a thrombogenic state. So, but now, I mean, the COVID is gone, the body immune response is okay. And at that time, हम लोग एक टेस्ट कराया करते थे, जिससे ये जाना करते थे कि पेशेंट की बॉडी ज़्यादा क्लॉट बनने के लिए, उसके लिए रिस्क है. तो वी वर गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शंस, हेपेरिन और जो लो मॉलिकुलर हेपेरिन, क्लेक्सिन, एंड वी वर गिविंग ओरल टैबलेट्स ऑल्सो कोविड के पेशेंट को, ताकि खून जो है, ब्लड जो है, नसों में ज़्यादा ना जमे, ताकि वो जो थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है वो उतनी ना रहे, ताकि ब्लड पतला रहे और नसों में चलता रहे, और उनको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए.
तो जो सर वैक्सीन मैंडेट्स आई हर जगह कि भाई वैक्सीन इज कंपलसरी, नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली अब हम अगर सोचें, क्या वो एक अक्लमंदी का स्टेप था उस समय? इतना मुझे तो ज़्यादा लगता है था सर, था, बिकॉज यू स्टिल थिंक बेनिफिट्स ज़्यादा थे? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि उसने जो था नॉट ओनली दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, तो वैक्सीन्स गिव्स यू द ओवरऑल इम्यूनिटी, तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, वो करना जरूरी था, और उस समय एट गिवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बहुत ज़रूरी था। तो आज जो लोग थोड़े से हार्ट के पेशेंट्स रहे हैं, जो वैक्सीन्स के बारे में वेरी हैं, व्हाट शुड दे डू? कुछ एंटी कोएगुलेंट्स लेने चाहिए उनको? क्या करना चाहिए? नॉट रियली सर, Not really. हर पेशेंट जस्ट को रेगुलर चेकअप्स? रेगुलर चेकअप, और अगर वो लोग के टेस्ट में निकलता है तो अगर वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन के बाद, देन आई मीन इंजेक्शन जो हेपेरिन और क्लेक्सिन ये सब दिए जा सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली दैट एवरीबडी विल हैव इट, सबको नहीं होगा वैसा। ओके ओके। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन सर। पहले तो आप लोग को डिसीजन लेना होता है कि एग्जैक्टली इस पेशेंट का करना क्या है। डज इट नीड अ बाईपास, डज इट नीड एन ओपन हार्ट सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव? देन देयर इज हार्ट ट्रांसप्लांट। या सो व्हाट रियली हैपेंस हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में हमें बताइए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग दैट हैज कम अप। हार्ट ट्रांसप्लांट देखिए, मतलब आई वुड से इज समथिंग जो मतलब विच गिव्स यू इन अ सर्टेन सिचुएशन, जो जिन व्यक्तियों को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, कार्डियोमायोपैथी एंड जिनका हार्ट का फंक्शन बहुत ही कम हो गया है, जी, तो ट्रांसप्लांट इज स्टिल वेरी गुड ऑप्शन, विच हैज़ गॉट 70% से ज़्यादा, 75-80% 5 year सर्वाइवल रेट। 1 year survival is 95%, which is very good. Even after 10 years, the survival is around 60%. so why does one need a heart transplant जब LVADs आपने जैसे बताया हमें? LVAD की कॉस्ट है। LVAD एक नॉर्मल व्यक्ति को कराना है तो 70-80 लाख रुपए चाहिए उसको, एक LVAD का? एक LVAD के लिए। ट्रांसप्लांट में भी सर्जरी में कॉस्ट आती है, 25-30 लाख रुपए करीब लगते हैं, लेकिन हार्ट अवेलेबल होना चाहिए ना हार्ट आपको। ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होना हाँ, चाहिए। और देखिए किडनी 2 हैं, लिवर का एक पार्ट ले सकते हैं, पर हार्ट ट्रांसप्लांट तो आपको जिस व्यक्ति से होगा तो डिजीज डोनर ही दे सकता है। So वो जो कि if someone can afford LVAD sir, तो he doesn't need to go for a heart transplant. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब क्या रीजन आता है दोनों के फर्क का? दोनों में देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट जो हम लोग करते हैं जी, भाई, उसके अंदर आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो पेशेंट का कुछ एक्सटर्नली नहीं दिख रहा, अंदर से तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। यहाँ पे जो मैकेनिकल LVAD है, इट नीड्स अ बैटरी, दिस हैज गॉट अ ड्राइव लाइन which a patient has to wear. अच्छा, and there is a it's around the waist एक yeah, है, एक छोटी सी है ड्राइव, एक बैटरी टाइप की है। और एक वो है, एक कंप्यूटर है जो कि रेगुलेट करता है उस मशीन को, कितने स्पीड पे कैसे चलेगी, कितना पंप करेगी ब्लड। तो वो कहाँ लगा होता है सर? वो मतलब उसी में होता है, एक बैग में, जैसे आप अपना छोटा सा थैला लेके घूमते हैं, तो उसी में छोटा सा कंप्यूटर विच इज लाइक 7-8 सेंटीमीटर। बट इफ यू यूज दैट, इट डज एवरीथिंग दैट अ हार्ट ट्रांसप्लांट वुड डू, या फर्क है? इट्स मैकेनिकल थिंग, It's a mechanical मैकेनिकल वर्क। And इसमें the mortality, इसमें the 5-year lifespan and all that is good. Also very good, which is 5-year survival is more than 50% or so, 50-60%, and there are more than 10,000 people all across the world living on LVADs. Okay. So you're doing it right now, right? we are doing here. You're doing it here at Max, At huh? Max, yeah. We do And it. the results have been good. तो Excellent. I mean, Excellent. Okay. we have patients who come from overseas, जो बाहर के दूसरे देशों के, अपने इंडिया के ही हैं, अपने गाजियाबाद के एक पेशेंट है, मतलब nobody can believe कि वो व्यक्ति जो 4 कदम नहीं चल सकते थे, एक साल में 5 बार हॉस्पिटल एडमिट हो चुके थे, टचवुड ही इज डूइंग गुड, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो हाउ सेटिस्फाइंग इज इट सर जब आप देखते हैं दैट यू नो समवन हु वाज स्ट्रगलिंग टू वॉक, 10 मीटर चलने में दिक्कत हो रही थी, और आज आपने इलाज भी किया और आज अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, काम पे भी वापस आए हैं, हैप्पी फेसेस, स्माइलिंग फैमिलीज, हाउ डज इट फील? It like humbles you at certain times. कई बार जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो आपके पैर छूते हैं, आपको बोलते हैं सर आप भगवान हैं, आप ये हैं, सो यू हैव टू इंटरनली आस्क योरसेल्फ कि सच में यार am I doing something that you are doing something. I think you know that. ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है कि हाँ चलो I am doing what I am trained, what I decided to, but सच में ऐसा है. So that gives you a very humbling feeling. आप अपने आप ना अपने दिल में कहते हैं ना, एक अजीब सी फीलिंग, आई कांट एक्सप्लेन दैट, कि यार हमने अपना किया, लेकिन देखो लोग कितना हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दे आर टचिंग योर फीट, दे आर टेलिंग यू, दे
आई मीन पेइंग देयर ग्रैटिट्यूड टू यू कि कितना भाई, बिकॉज इट चेंजेस देयर लाइफस्टाइल, इट चेंजेस देयर एंटायर लाइफ. एंड एक जानेंगे ना कि हार्ट का हो या कोई भी बीमारी हो, इट्स नॉट विद वन पर्सन, इट्स विद एंटायर फैमिली. करेक्ट. घर के पूरे परिवार के 4-5 लोगों की जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है. तो वो एक चीज चेंज हो जाना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाना, which is a remarkable thing. And it's also an emotional experience for you, seeing Definitely. them come back. जो व्यक्ति नहीं ठीक से चल पा रहा था, आज वो खुश है, परिवार एक है, सब कुछ कर पा रहा है, तो you feel good. and then there are those moments which are, you know, एक तरह से जो आपको धक्का भी देते होंगे. Definitely. Because हर चीज 100% नहीं है. हर चीज 100% नहीं है. 100% कहते हैं ना, सिर्फ 2 ही चीज हो सकती हैं. या तो यू आर गॉड, विच वी आर नॉट, या फिर आपने कभी कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं कि हाँ ये करेंगे 100% हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता. वो कैसे कोप अप करते हैं सर? कई बार जिसे हम कहते हैं not getting the required results, and आपके not getting the required results के consequences are very high. Yeah, it can be life threatening also. It's death. Let's be honest. तो आई एम श्योर काफी इंस्टेंसेस ऐसे हुए, सब कुछ हुए. Did it play on your mind? कैसे गया ये? It really shatters you, no doubt about it. It does. You have to really think from the beginning that what went wrong, was my decision right, was he required any other thing, कुछ और हम डिफरेंट कर सकते थे. You call your team, we discuss कि हाँ भाई हम लोग कुछ और करके कर सकते थे क्या, हमने कुछ गलत तो नहीं किया. You go reanalyze everything and try that, okay, we'll try to improve. Because देखिए 100%, nowhere in the world cardiac surgery has got 100% results. Nowhere. It's still we say 99%, 98%, Right, 1 or 2%. The risk is always there because every individual is different. Every heart is different. Everything is different. So what are you going to face? क्या मिलने वाला है वो तो नहीं बोल सकते ना. तो वो और क्या होगा end result वो भी नहीं बोल सकते. तो 98-99% मुझे हमेशा पता रहता है कि ठीक रहेगा. लेकिन 1 और 2%, और जो उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए 1 और 2% है, उसके लिए 98 नहीं मैटर करते. करेक्ट. उसके लिए क्या है तो कि यही था सब कुछ. उसके लिए तो यही था. सो दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ कि भाई आई हैव टू गिव माय बेस्ट, डू द बेस्ट थिंग फॉर हिम सो दैट ही इज नॉट इन दैट 1 और 2%. तो जब फेलियर होता है तो ऑब्वियसली आई मीन बहुत बड़ा धक्का लगता है. और How do you bounce back from failure? अगर मैं कहूँ, जैसे जब आप घर जाते हो, when you meet your family, do you carry that in your mind? Yeah, it shows. I mean, it shows, of course, है ना. And my wife is a doctor. She also thinks कि भाई क्या हुआ. She can always relate to that कि हाँ भाई आज कुछ गड़बड़ है. तो she can ask. She asks me भाई क्या हुआ. Then you tell. She says that देखो, you gave your best. You did the best thing. जो आपने किया कर सकते थे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे. So I mean we are what we are. I mean we are doctors. Yeah. So we have to give our best and hope for the best. And one surgery, sir, कोई एक surgery जो आपको लगता है, you know, it was a turning point in your career, or it is a moment which you look back with a lot of pride and आप cherish करते हैं उस moment को कि भाई हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा नतीजा आया. कोई ऐसी सर्जरी कुछ हमारे ऐसे ही, मतलब ये एलवेट के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल पेशेंट अराउंड 30 इयर्स के थे जो जिनको वेरी यंग 30-35 इयर्स हार्ट मतलब वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जिसमें हार्ट के दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहे थे. तो उसको मुझे आरवेड राइट, जैसे एलवेड की बात करें ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, तो उसको आरवेड भी लगाना पड़ा, राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस. सो यू हैव टू सपोर्ट बोथ द साइड्स ऑफ बोथ पंप्स, एक तरह से बोथ द पंप्स, राइट एंड लेफ्ट. एंड वी सपोर्टेड दैट पेशेंट फॉर 1 month in the hospital on both the pumps. And then eventually उसका आरवेड हमने हटा लिया और एलवेड पे उसको घर भेजा, and patient is still doing very well. So you feel that okay, I mean this patient had no chance because हमारे ICU में ही he had crashed. मतलब वो उसके ब्लड प्रेशर एकदम 0 हो गया था एक तरह से, मतलब सर्वाइवल के कोई चांस नहीं थे. और आज उसकी सर्जरी को 2 साल हो गए, एंड 2 साल बाद भी ही इज लाइक डूइंग वेल. You feel that okay, चलो यार, whatever, I mean we could extend his life, we can give him a new lease of life. तो हमने उसके लिए किया. So that makes you feel good कि चलो ठीक है, अच्छा किया. I think one of the big things, I think आप में भी जो मैंने देखा, and those who get their goals, they don't give up. I mean उस समय the chances, as you said,
were very low, almost zero, हाँ, zero, 0 to 5%. zero. And today the patient is still alive, well. still doing very well. And that's the attitude, I think, जो मैंने आज डॉक्टर रजनीश से भी देखा, you cannot give up. And especially in the matters of heart, you just cannot give up. And you need to follow a healthy lifestyle. It's your heart जो आपको पंप कर रहा है, जो आपको हर जगह पे ब्लड भी दे रहा है, लाइफ भी दे रहा है. And life is worth living. And when we say life is worth living, take care of your heart, take care of your health. Thank you so much, Dr. Rajneesh. It was a pleasure to have you here, sir. Same here, same here. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमें कमेंट्स में बताएं. वी आर कॉलिंग लॉट्स ऑफ पीपल. आज हम लोग डॉक्टर रजनीश के साथ थे, कई लोगों के साथ और हम लोग मिलेंगे, रूबरू होंगे. हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और किन लोगों के साथ आप चाहते हैं हम रूबरू हो. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.